बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? जिससे जो भी फरमाइश करनी है वो कमेंट सेक्शन में नावल नेम और राइटर का नाम ज़रूर लिखे। मैं इंशाल्लाह वो पढ़ूंगी। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मिसबा तारड़ का एक कंप्लीट नावल है। बहुत खूबसूरत नावल है, तेरी मोहब्बत का तलबगार। ये माहनामा हिना के 2015 के जून के शुमारे में ये आया था। बहुत खूबसूरत नावल है। कबायली बेस्ड है, पठानों से रिलेटेड ये नावल है। बहुत प्यारा सस्पेंस से भरपूर नावल है, बहुत प्यारा नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरी मोहब्बत का तलबगार। वो कॉलेज से लौटी तो पोर्च में रुमान लाला की गाड़ी देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि मिनाल आपी भी आई होंगी। खुशी से सरशार वो अंदर की तरफ बढ़ी। जब अंदर से आते वजूद से पूरी तरह टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी फाइल और किताबें इधर उधर जा गिरी थी। हम आए उनके घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी उनके घर को देखते हैं। उससे घूर कर टकराने वाले को देखा था, मगर वो उसकी घूरी की परवाह किए बगैर शेर को अपनी मर्जी से तोड़ते और ओढ़ते एक जज़ब के आलम में बोला था, शट अप, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, अंडरस्टैंड। उससे गुस्से से जलते कटते कहा, मगर मुकाबले पे कोई असर ही नहीं हुआ था। इतनी इज्जत अफजाई के बावजूद वो आंखों में मोहब्बत का एक जहां समाए सजाए होंठों पे धीमी मुस्कुराहट लिए उसके सिमत ही देख रहा था। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालने के बाद वो नीचे झुककर फाइल और बुक्स उठाने लगी थी जब ज़ियान की आवाज़ को अपने कान के बहुत करीब सुनाई दी थी। हालांकि मैं उस दिन का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ जिस दिन यह हसीन हादसा होगा। उसकी बात का मफहूम समझ में आते ही सजल ने झटके से सर उठाया था। इससे पहले कि वो हाथ में पकड़ी किताबें सामने खड़े शख्स के मुंह पर दे मारती, वो अपनी बात मुकम्मल करके ये जा वो जा, क्योंकि इतना तो वो भी जानता ही था कि अब यहाँ खड़े रहना उसकी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा था। दिल ही दिल में से ढेरों गालियों से नवाजती वो अंदर चली आई। उसका मूड इंतहाई ख़राब हो चुका था। आपने आना होता है तो अपने हस्बैंड या ड्राइवर के साथ आया करे, हर बार इस दुमछल्ले को साथ लाना ज़रूरी होता है क्या? मिनाल आपी से गले मिलते उससे खासे बरहम अंदाज में कहा तो उसकी बात समझकर जहाँ आपी के हलक से बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ था, वहीं कुछ फासले पर बैठी मम्मा उसे बुरी तरह टोक दिया था। सजल सोच समझ को बोला करो, बड़ा है वो तुमसे, यूं सबके सामने उसका जियान को दुमछल्ला कहना मम्मा से हजम ना हुआ। तभी इंतहाई सख्त लहजे में कहा था जिस पर सज्जल आफरीदी अंदर ही अंदर बल खा के रह गई थी। वो अपना बैग उठाकर गुस्से से अपने कमरे में चली आई तो उसकी नाराज़गी को महसूस करके आप ही भी उसके पीछे ही आ गई। वो जानती थी कि उसके ख़राब मूड को कैसे ठीक किया जा सकता है, और फिर जब उन्होंने उसे बताया कि बिलाल की शादी तक वो आफरीदी हाउस पे ही रहेगी तो अपनी सारी नाराज़गी भूल कर उनके गले लग गई। थैंक्स गॉड कि आपको भी हम गरीबों का कुछ ख्याल तो आया, वरना तो आपको अब तो इन ससुरालियों के अलावा किसी की कम ही परवाह होती है। उनके गले लगे उससे शिकवा किया तो आप उसकी बात पे मुस्कुरा दी। अरे मेरी जान, ऐसी बात नहीं, तुम सब तो मुझे पल पल याद रहते हो, और ख़ासकर तुम। तभी तो कहती हूँ ज़ियान के लिए हाँ बोल दो और मेरी देवरानी बन जाओ। सोचो कितना मज़ा आएगा जब दोनों एक ही घर में हर वक्त साथ साथ रहेंगी। आप ही की बात पे उसका हलक तक कड़वा हो गया। तभी तब कर बोली, आप ही प्लीज़, कितनी बार कह चुकी हूँ मैं आपके साथ मेरे आप मेरे साथ ये बात मत किया करें। फिर भी आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? उसकी बात पे आप ही भी चिढ़कर बोली थी, तो मेरी जान बताओ ना, फिर किससे करूँ ये बात? अगर पापा से करती हूँ तो वो नहीं सुनते हैं। शादिम, हुज़ैफ़ा और बिलाल मेरी ख्वाहिश जाने के बावजूद कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। इन तीनों के बकौल तुम्हारे बारे में कोई भी डिसीजन लेने का इख्तियार सिर्फ पापा के पास है। पीछे रह गई मम्मा तो उनकी कोई सुनता है, ना तुम ना पापा। तो फिर तुम ही बताओ, ऐसे में अपने दिल की ये दरख्वास्त लेकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में, उसने जलकर कहा था और उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। गुस्से में उसने वॉशरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि आप ही को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े थे। उन्होंने इंतहाई तासुब से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा था, लेकिन हार मानने वालों में से तो वो भी ना थी। उसके गुस्से के ये मुजाहरे वो पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। उसके बावजूद वो मजबूर थी कि सजल आफरीदी अगर उन्हें अजीज़ थी तो ज़ियान आफरीदी अजीज़ तरीन। मुर्तज़ा आफरीदी और मुश्तबा आफरीदी दोनों चचाजाद भाई हैं। दोनों के वालिदैन उनके बचपन में ही वफ़ात पा गए, तो उनकी परवरिश उनकी आबाई हवेली में उनके दादा वजब अली आफरीदी के हाथों हुई। मुर्तज़ा आफरीदी मुश्तबा आफरीदी से 10 साल छोटे थे। मुर्तज़ा आफरीदी ने मुश्तबा आफरीदी को हमेशा अपना सगा भाई जाना था, तो मुश्तबा को भी अपने उस कज़न से भला की मोहब्बत थी। बहुत कम लोग ही इस बात से बाहर बहुत कम लोगों को ही इस बात का इल्म था कि वो दोनों भाई नहीं बल्कि कज़न, और उनका आपस का रिश्ता उस वक्त और भी मजबूत हो गया जब दोनों की शादियां भी अपनी पुप्पो की बेटियों से हो गई। दो सगी बहनों के इस हवेली में ब्याह कराने से हवेली के दोनों वारिस एक दूसरे के और करीब आ गए थे, मगर जहाँ इन दोनों में बेपनाह
प्यार और मोहब्बत था, वहीं दोनों के मिजाज में कुछ इख्तलाफ भी था। मुश्तबा अफरीदी को अगर अपनी हवेली, ज़मीन और बागों से बेइंतहा मोहब्बत थी, तो मुर्तज़ा अफरीदी को शहर की ज़िंदगी और बिजनेस से लगाव था। यही वजह थी कि शादी के बाद वो अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद सेटल हो गए थे, लेकिन ये दूरी भी उनके दरमियान मोहब्बत को कम न कर सकी। मुश्तबा अफरीदी के दो बेटे ही हैं, रोमान अफरीदी और ज़ियाना अफरीदी। मुर्तज़ा अफरीदी की औलादों में मुनाल, शाज़िम, हुज़ैफ़ा, बिलाल और सजल अफरीदी। रोमान की शादी मिनाल के साथ हो चुकी है और मुश्तबा अफरीदी सजल को भी अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन ये उनके लाडले चहीते बेटे की ख्वाहिश भी है। मिनाल अफरीदी भी सजल को अपनी देवरानी बनाना चाहती हैं और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो दोनों ससुर बहू कई बार अफरीदी हाउस आ चुके थे, मगर हर बार उनको इनकार ही सुनने को मिलता है। शहरबानो अफरीदी का बस चलता तो वो सजल को ज़ियान की डोली में बिठाने में लम्हे की ताख़ीर ना करे, मगर सारा मसला सजल अफरीदी का था। जब भी मुश्तबा अफरीदी या मिनाल अपना केस देकर मुर्तज़ा अफरीदी की अदालत में पेश करते तो सजल कमरा बंद करके धुआंधार रोना शुरू कर देते और मुर्तज़ा अफरीदी अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू कहाँ देख सकते थे। तभी तो हर बार माजरत कर लेते, जिस पर शहरबानो कट कर रह जाती। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर ज़ियान अफरीदी में किस चीज़ की कमी थी जो उनकी बेटी उससे इस हद तक तनफ़ुर थी। 6 फुट से निकलता कद, लंबी खड़ी नाक, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, कुशादा पेशानी, हल्के ब्राउन घुंघराले बाल, हर लिहाज से वो जाज़िब नज़र था। फिर ज़मीन जायदाद की भी कमी ना थी और सबसे बढ़कर अपने ख़ानदान का था। लेकिन ये बात सज्जल अफरीदी को कौन समझाता, जो किसी की भी ना सुनती। उस बात के जवाब में आखिर उसे ज़ियान अफरीदी से इतनी नफरत क्यों थी? उसका जवाब हमेशा एक ही होता कि जिस तरह किसी से मोहब्बत करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह नफ़रत भी बिल्कुल ऐसा ही जज्बा है, उसके लिए भी किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं है। कोई आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, अब बस बात ख़त्म। अब वो सबको क्या बताती कि उसे ज़ियान से इस हद तक नफ़रत क्यों थी कि उसकी बेइंतहा मोहब्बत भी उसको छिछोरापन लगती थी। पास से गुजरते अचानक वो अपने गंभीर लहजे में कोई ज़ोमानी बात कर जाता तो सज्जल के दिल में उसकी नफ़रत और बढ़ जाती। उसको देखते ही ज़ियान की आंखों में बढ़ती रोशनियों को उसने हमेशा हवस का नाम दिया था। अपने वजूद पर पड़ने वाली उसकी नज़र उसे हमेशा गलीज़ ही दिखती थी। उसकी नफ़रत की इतनी सारी वजूहात थी, उसके बावजूद मम्मा वजह जानना चाहती थी। अब वो इतनी सारी वजूहात उनको कैसे बताती, क्योंकि उसके ये नादिर ख्यालात जान कर मामा उसको जान से मारने से भी दरेक ना करती, और बकौल इसके उसे इस भरी जवानी में अपनी जान से हाथ धोने का कोई शौक़ ना था। उससे इनकार की वजह तो पापा ने भी पूछी थी। जवाब में वो खामोशी से आंसू बहाती रही, फिर काफ़ी देर बाद बोली, पापा मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद अब जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, मगर ज़ियान से तब भी नहीं। पापा उसके झुके सर को देखते हुए गहरा सांस खारिज करके रह गए। अपनी सारी औलाद में से सज्जल उनको ज़्यादा अजीज़ थी और वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी फैसला नहीं करना चाहते थे। हालांकि अपने भाइयों जैसे कज़न को बार बार इनकार करना उनको बिल्कुल भी अच्छा ना लगता था। ये अलग बात थी कि मुश्तबा अफरीदी भी बहुत साबित कदम थे कि हर बार इनकार के दूसरे महीने फिर हाजिर हो जाते या फिर मिनाल दौड़ी चली आती, लेकिन होना तो जाहिर है इनकार ही होता था। मगर हमेशा इनकार करके मुर्तज़ा अफरीदी फिर से बेचैन हो जाते और अपने पापा को परेशान देखकर चैन तो सज्जल का भी उड़ जाता था, मगर वो भी क्या करती, वो भी मजबूर थी कि ज़ियान अफरीदी से शादी तो वो मर कर भी इसे मंजूर ना थी। सब लोग दुल्हन के यहाँ मेहंदी ले जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे थे कि ऐन वक्त पर गाड़ी में बैठते हुए सोमा भाभी को अपने छोटू का फीडर याद आ गया, जो वो किचन में भूल गई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ, सजल कहते हुए गाड़ी से उतर गई। किचन में कैबिनेट में पड़ा फीडर उठाकर वो तेजी से बाहर निकली थी। जब सामने से आते ज़ियान पर उसकी नज़र पड़ी, उसको देखकर सजल की पेशानी सलवटों से भर गई थी। वो उसे नज़रअंदाज करती बाहर निकल आई। अगरचे ज़ियान की निगाहों की तपिश से बैरूनी दरवाजे तक अपने पीछे महसूस हुई थी, फिर वहां पहुंचकर भी सारा वक्त उसको अपने चेहरे पे ज़ियान की निगाहें महसूस होती रही। सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि बारात वाले दिन भी ज़ियान अफरीदी की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ़ करती रहीं, जिसपे वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते उसे ढेरों गालियों से नवाज रही थी। जब मिनाल ने उससे उसके इस कदर बरहम मूड की वजह दरियाफ्त की तो गोया अपनी शामत बुलवा ली। वो जो इतनी देर से जल भुन रही थी, मिनाल के पूछने पर गुस्से से फट पड़ी। आपके देवर को लड़कियों को ताड़ने के अलावा और भी कोई काम आता है या नहीं? मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि कोई एक ढूंढ कर उसकी शादी करें। ये इसमें मसरूफ़ रहेगा तो कम अज़ कम बाकियों की तो जान छूटी रहेगी। खैर अब सबको तो नहीं ताड़ता, सिर्फ एक को ही। उसके खूनखार मूड को देखकर मिनाल आपी ने बाकी फिक्रा मुंह में ही दबा लिया तो वो गुस्से से पैर पटकती उठकर रामीन भाभी के बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी। ज़ाया हो जाएगा ये शख्स किसी दिन मेरे हाथों, उससे दांत पीस कर कहा, क्योंकि ज़ियान की पुरतपिश निगाहों का मरकज़ अब भी वही थी। उसकी बात सुनकर भाभी ने सर उठाकर उसकी सिमत देखा, फिर एक नज़र सारे हॉल पर डाली थी। दूर खड़े ज़ियान को उसकी सिमत देखते पाकर वो समझ गई कि सजल किसके बारे में बात कर रही है। मुस्कुराहट उनके होंठों पर रेंग गई तो सजल उनके मुस्कुराने पर मज़ीद जल गई। और वलीमे के 2 दिन बाद जब मिनाल अपनी वापस पेशावर जा रही थी तो उन्हें पैकिंग करते देखकर उसके गुस्से का ग्राफ सवा नेज़े पर जा पहुंचा।
उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। उसके बगौर शादी के हंगामों की वजह से उसे उनके पास बैठकर बातें करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। मगर जब उसके इसरार के बावजूद मिनाल ना मानी तो वो बहुत नाराज़ हो गई थी। जाते हुए जब वो सबसे गले मिल रही तो वो इंतहाई ख़राब मूड समेत उनके गले लग गई थी। लेकिन उनके छोटे बेटे अरसल से मिलते हुए तो उसकी आंखें भीग गई थी। प्यार तो उसको अपने सारे बहन भाइयों की औलाद से था, मगर अपने इस 3 साला भांजे में गोया उसकी जान बसी थी। आपको पता है आपकी खाला जान आपको बहुत मिस करेगी, उसने अरसल के गुलाबी गुलाबी गालों को चूमते हुए कहा। जवाबन वो भी अपनी तोतली ज़बान में बोला, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। अरसल की बात पे रामीन भाभी का कहका लगाकर गोया हुई। कर लो बेटा ये प्यार मोहब्बत के मज़ाहरे एक दूसरे से, क्योंकि अब थोड़ा अरसा ही रह गया है, फिर आपकी खाला जान की शादी हो जाएगी। अब अपने बच्चे होंगे तो आपको मिस करने का भला किसके पास टाइम होगा। भाभी की बात सुनकर शर्म और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उसका चेहरा कानों की लों तक सुर्ख पड़ गया। बिलाल से गले मिलते हुए ज़ियान ने भाभी का फिक्रा बखूबी सुन लिया था, क्योंकि उसके कान मुसलसल इधर ही लगे थे। भाभी की बात पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। अरसल को उससे लेने के बहाने वो चंद कदम चलकर सजल के सामने आ खड़ा हुआ। जी नहीं, हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि हमारा अरसल अपनी खाला जानी को मिस करे। शरारती निगाहें उसके चेहरे पर टिकाए ज़ोमरी लहजे में कहता वो सजल आफरीदी को सरतापा झुलसा गया था। सबकी मौजूदगी के ख्याल से वो उसको बुलंद आवाज़ में कुछ न कह सकी। अलबत्ता बेमामूल मुँह ही मुँह में उसे ढेरों गालियों से नवाज कर उसने जी भर के दिल की भड़ास निकाली। उसको मुँह ही मुँह में बड़बड़ करते देख ज़ियान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी, क्योंकि जानता था ज़रूर उसकी शान में ही कसीदागोई जारी थी। बिलाल की शादी को भी चंद माह ही गुजरे थे जब मुश्तबा आफरीदी एक बार फिर सजल के रिश्ते के लिए आफरीदी हाउस आए थे। लेकिन इस बार वो सोच कर आए थे कि अगर इस बार भी इनकार हुआ तो वो ज़ियान की शादी रोशाने से कर देंगे। रोशाने उनके दोस्त हाशिम आफरीदी की बेटी थी। हाशिम आफरीदी खुद भी रोशाने की शादी ज़ियान के साथ करने के ख्वाहिशमंद थे। वो कई बार बातों बातों में मुश्तबा आफरीदी को दोस्ती के इस रिश्तेदारी में बदलने का इशारा भी दे चुके थे। लेकिन मुश्तबा आफरीदी चूँकि अपने बेटे के दिल की ख्वाहिश से अच्छी तरह आगाह थे और वो खुद भी सजल को अपनी बहू बनाना चाहते थे, इसलिए हर बार अपने दोस्त की इस बात को बहुत महारत से टाल जाते थे। लेकिन अब उन्होंने इंतहाई संजीदगी से इस प्रपोजल पे सोचा था और फैसला किया था कि एक आखिरी बार वो मुर्तज़ा अफरीदी से बात करेंगे। लेकिन अगर अब इनकार हुआ तो ज़ियान का रिश्ता रोशाने से तय कर देंगे। और उस बार जब उन्होंने मुर्तज़ा अफरीदी से बात की तो वो जो हर बार मुस्कुरा कर उनकी किसी बात किसी न किसी बहाने से टाल जाते थे, इस बार थोड़ा सा तप गए। लाला जी प्लीज़ यू बार बार इस बात को लेकर मुझे शर्मिंदा मत किया करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ आपको इनकार करना, मगर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि सजल इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है, तो फिर मैं जवान औलाद के साथ ज़बरदस्ती कैसे करूँ। और फ़र्ज़ करें अगर मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी ज़ियान से कर भी देता हूँ तो क्या गारंटी है वो रिश्ता निभाएगी। जहाँ दिल राज़ी ना हो वो रिश्ते कभी नहीं निभते लाला जी। और फिर इस एक रिश्ते के टूटे से कितने रिश्ते टूटेंगे। कभी सोचा है आपने मेरा और आपका रिश्ता, मिनाल और रुमान का रिश्ता, शहरबानों का अपने भाइयों से रिश्ता, कुछ भी तो नहीं बचेगा बाकी। सॉरी लाला जी, मैं इस एक रिश्ते के लिए इतने सारे रिश्तों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। मुर्तज़ा अफरीदी तो अपनी बात कहकर चुप हो गए और इनके इन अल्फाज में चुप तो मुश्तबा अफरीदी को भी लगा दी थी, क्योंकि जो कुछ मुर्तज़ा ने कहा वो ऐसा गलत भी ना था। सो वो चुपचाप वापस लौट आए। इसी रात उन्होंने सोने से पहले हाशिम अफरीदी को फ़ोन पर बताया कि 2 दिन बाद वो लोग रोशाने को मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। और बाकी 2 दिन बाद अपने बेटी के किसी भी एहतजाज को खातर में न लाते हुए वो ना सिर्फ रोशाने को ज़ियान के नाम की अंगूठी पहना आए थे, बल्कि साथ में शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। और इस बात पे उनके और ज़ियान के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। डेट फिक्स होने की बाबत ज़ियान को तो आग ही लग गई थी। नहीं करूँगा मैं शादी, आपने अंगूठी पहनाई है ना मेरे इनकार के बावजूद, तो अब आप अपने साथ निकाह करके ले आइए उस मोहतरमा को। उसके गुस्ताखाना लबो लहजे पे बाबा जान ने मारे इश्तियाल के उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ चढ़ दिए। देखता हूँ मैं तुमके ये शादी कैसे नहीं करते। शादी तो तुम्हारी रोशाने से होगी, क्योंकि जिसके तुम ख्वाब देखते हो ना उसका बाप कहता है उसकी बेटी इस रिश्ते पे राज़ी नहीं, इसलिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो जब वो लड़की नहीं मान रही, उसका बाप नहीं मान रहा, तो उसे उठवा कर तो नहीं ला सकता मैं तुम्हारे लिए। उन्होंने कहर भरी निगाह उस पर डालकर कमरे में चले गए, जबकि ज़ियान अफरीदी ने गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ के सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। उसको उस हालत में बैठे देखकर रुमाल लाला उसके करीब बैठते हुए बोले थे, ज़ियान संभालो खुद को यार, और वैसे भी अभी से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक ही तो कहते हैं वो, जब सज्जल ही नहीं मान रही तो फिर वो कैसे। लाला प्लीज़ इस वक्त मुझे तनहा छोड़ दे, जस्ट लीव मी अलोन। उसकी बात पूरी होने से पहले वो हल्के बल चलाया तो रुमान एक नज़र उसके सुर्ख अंगारा चेहरे पर डाल के उठ गए। उसने सोफे की पुष्ट टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। सज्जल अफरीदी के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में उससे कभी सोचा भी नहीं था। उसके दिलो दिमाग में तो हर जगह सज्जल का बसेरा था, तो फिर वहाँ किसी और के लिए जगह कैसे निकल सकती थी।
लेकिन वो नाजुक से सरापे की मालिक लड़की उससे इस हद तक नफरत क्यों करती थी, ये बात वो आज तक न जान सका। उस वक्त भी उसकी निगाहों के सामने कई मंजर घूम गए थे जब उसको देखते ही सजल की निगाहों में नफरत के साए लहराने लगते थे। एक बार उसके पूछने पर इस हद तक नफरत क्यों करती है, उससे किस कदर दरश्त लहजे में तड़क कर कहा था, क्योंकि तुम हो ही इस काबिल। वो उस वक्त भी वहाँ कितनी देर साकत खड़ा उसकी नफरत की वजह ढूंढता रहा था, और अब इस सोफे की पुश से टेक लगाए आंखें मुद्दे सजल अफरीदी की खुद से इस बेइंतहा नफरत व बेजारी की वजह तलाश कर रहा था, मगर हजार बार सोचते पे भी कोई सिरा हाथ नहीं आया था। उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि सजल अफरीदी उसके सामने हो और वो इस पर दिल को झंझोड़ कर पूछे कि आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम ये मेरी इस कदर मोहब्बत का भी असर नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें मुझसे इस कदर मुतनफ़र इस कदर दूर कर दिया है। उसे अच्छी तरह याद था कि चंद साल पहले जब वो हवेली आई थी तो शुरू शुरू में ज़ियान के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो उसे बहुत इज्जत से मुखातिब करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो उससे इस कदर नफरत करने लगी थी। वो जो पहले उसे आप कहकर बुलाती थी अब तमाम लिहाज मुरब्बत भूल कर इंतहाई बदतमीज़ी से तुम कहा करती थी, बल्कि वो तो अब उसको मुखातिब ही नहीं करती थी। सामना होने पर भी कतरा कर गुजर जाती। तो वो ज़ियान ही था जो दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी पेशानी की सलवटों को नज़रअंदाज करके उसके नफरत भरे अंदाज व तवार सह कर भी उससे बात करने से बाज नहीं आता था, और उस बात पे भी वह चिढ़ जाया करती थी। मिनाल आफरीदी मिठाई लेकर आफरीदी हाउस आई तो ये जानकर कि ज़ियान की मंगनी हो गई, सजल ने शुक्र का सांस लिया था, क्योंकि ज़ियान की सूरत खतरे की जो तलवार उसके सर पर लटकी थी अब वो हट गई थी। थैंक्स गॉड, मेरे सर से बला टली, जान छूटी मेरी। उससे जिस तरह सोफे पे की पुश से टेक लगा कर कदरे रिलैक्स होकर बैठते हुए बुलंद आवाज़ में ये फिक्रे बोले थे, उस पे मम्मा ने खशमगीर निगाहों से उसे घूरा था, मगर वो उनकी घूरी को नज़रअंदाज करते मुस्कुराते हुए आप ही से मुखातिब हुई। वैसे आप ही आपने ये तो बताया नहीं कि किस बेचारी का बुरा टाइम शुरू होने वाला है। आई मीन कि किसकी किस्मत फूटी है बल्कि रूठी है। उसकी बात पर मामा का जब्त जवाब दे गया। इससे पहले कि उनकी चप्पल उस तक पहुंचती वो उठकर 9-2-11 हो गई। अगले दिन कॉलेज जाकर जब उसे ये खबर फरहाद, तैयबा और शबीला को सुनाई थी तो वो तीनों यकजबान होकर बोली, चलो जी तुम तो शुक्र करो कि जान छुटी। खसकम जहाँ पाक वो चारों नर्सरी प्रेप से साथ साथ थी और अब मेडिकल के तीसरे साल में आकर भी उनकी दोस्ती जू की तू कायम थी। जब तक वो अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर लेती थी उनको चैन नहीं मिलता था। और जब इन तीनों ने इससे ये कहा कि इसकी खुशी में वो उनको क्या खिला रही है तो उसने हाथ उठाकर खासे फ़याज़ाना अंदाज में कहा था, जो तुम लोग कहो। उसके इस अंदाज पे ये तीनों कहका लगाकर हंस दी। और जहाँ सजल बहुत खुश थी इस बात से कि जान की शादी होने से उसकी जान अपने इस कज़न से छूट गई थी, वहीं मुश्तबा अफरीदी बहुत परेशान रहने लगे थे अपने बेटे की इस कदर खामोशी से। उन्हें डर लगने लगा था। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे उनका दिल ज़ियान की तरफ से बहुत से वहमों का शिकार हो रहा था कि अगर ऐन वक्त पर उसने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा, और फिर शादी पे तो सजल भी हवेली आएगी। अगर उसको देखकर वो उनकी बात मानने से इनकारी हो गया तो वो हाशिम अफरीदी को क्या जवाब देंगे। और ये खतरा तो मिनाल को भी था। तभी तो उसने मामा को फ़ोन करके सचिन को शादी में लाने से मना कर दिया था। उसकी बात पे मामा चंद सानिया खामोश हो गई थी और उनकी इस खामोशी को नोट करके ही मिनाल मजीद गोया हुई थी। मामा ज़ियान पहले ही बहुत मुश्किलों से माना है और मैं नहीं चाहती कि सजल को देखकर आप मेरी बात समझ रही हैं ना मामा। एक पल को रुककर उससे पूछा तो शहबारो क्या एहसास खारिज करते हुए बोली थी, और ठीक ओके ठीक है नहीं आएगी वो। फिर चंद इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बात सजल से की जो आजकल ज़ोर शोर से शादी में जाने के लिए शॉपिंग करी थी, मामा की बात सुनकर कहका लगाकर हंस दी। मेरी प्यारी मामा ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ उसे कोई उसे उसको बड़ा कोई तूफ़ानी किस्म का इश्क है जो आप इतना डर रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखिएगा अपनी शादी की खुशी में उसको तो ये भी याद नहीं होगा कोई सज्जल भी थी जिसे वो इंतहा की मोहब्बत का दावेदार था। आप खामखा इतना परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मासूम बड़े शौक से सर पे सहरा सजाकर खुशी खुशी अपनी दुल्हन को ब्याह लाएंगे। और बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि आप दादो बनने वाली हैं। उसकी सारी बकवास पे मामा का दिल किया था कि उसका गला दबा दे, और वो ऐसा कर भी देती अगर जो मुर्तज़ा अफरीदी की इतनी लाडली ना होती। लेकिन मैंने कहा है कि तुम नहीं जा रही तो इसका मतलब है तुम नहीं जाओगी, अंडरस्टैंड। उन्होंने दांत पीस कर कहा था और कमरे से जाने लगी। फिर जाते जाते एकदम मुड़ी थी। और हाँ, सोमाई और आमीन से पूछे तो कह देना कि तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं इसलिए तुम नहीं जा रही। मामा के जाने के बाद उसने हाथ में पकड़ा फ्राक जो वो बारात में पहनने के लिए लाई थी गुस्से से दूर उछाल दिया। मुझे भी कोई शौक नहीं उस शख्स की शादी अटेंड करने का। शादी से 2 दिन पहले मुर्तज़ा अफरीदी अपनी सारी फैमिली के साथ हवेली गए तो सज्जल को ना पाकर मुश्तबा अफरीदी और मनाल दोनों ने सुख का सांस लिया। और 2 दिन बाद जब वो लोग रोशाने को ब्याह कर हवेली ले आए तो मुश्तबा अफरीदी ने शुक्राने के नफल अदा किए कि उनके बेटे ने कोई गड़बड़ नहीं की थी। जब मौलवी ने उससे पूछा कि उसको रोशाना अफरीदी व हाशिम अफरीदी कबूल है, और जवाब में
जब तक उसने हाँ नहीं बोली थी, मुश्तबा अफरीदी को अपनी जान सोली पे लटकी महसूस हुई थी। उसके हाँ बोलते ही उनके कशीदा असाब बहुत हद तक ढीले पड़ गए थे, और जब उसने इंतहाई स्पार्ट तासरात समेत निकाहनामे पे दस्तखत किए थे तो उनके लिए तो यही बहुत था कि कर तो दिए हैं। उसके जामे तासरात को देखकर इन्हें लगा कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी मजबूर थे। अगर वो उसके साथ नरमी बरतते तो वो कभी ना मानता। फिर वो ये सोचकर मुतमिन हो गए थे अब रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। अगर उससे शादी कर ली तो सजल को भी भूल जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त ने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया था। अगरचे उसने रोशानी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह तो दे दी थी जो उसका हक थी, क्योंकि उसके ख्याल में अगर सजल उसको ना मिली तो उस पर रोशानी का कोई कसूर ना था, तो वो फिर उसे सज़ा क्यों देता। उसने रोशानी अफरीदी के सारे हकूक़ अदा किए थे, उसके बावजूद उसके दिल में रोशानी अफरीदी की जगह ना थी जो सज्जल की थी। और फिर एक बेटा हो जाने के बावजूद भी सज्जल अफरीदी उसके दिल से ना निकली। वो जो पहले हर वक्त हंसता बोलता रहता था, अब उसको एकदम चुप लग गई थी। बेटे की पैदाइश पे भी उसने किसी किस्म की गमजोशी का इजहार नहीं किया था। उसके बेटे की पैदाइश पे मुश्तबा अफरीदी और मिनाल बहुत खुश थे। सारे गांव में मिठाई बांटी गई, और जब उसके बेटे शाह फैसल के पैदा होने की खुशखबरी सुनाने के लिए मिनाल ने अफरीदी हाउस फ़ोन किया, तो दूसरी तरफ फ़ोन सज्जल नहीं अटेंड किया था और इस कदर तन से ममा को ये खबर सुनाई थी। मुबारक हो ममा, अब दादो बन गई हैं। यानी मिस्टर ज़ियान आफरीदी वालिद मोहतरम के अहदे पर फाइज हो चुके हैं। खुश हो जाए और साथ ही मुझे भी दाद दे मेरी पेशीन गोई के दुरुस्त होने पे। मैंने आपसे कहा था ना, मिस्टर ज़ियान आफरीदी जैसे लोग मोहब्बत में जोगी नहीं बना करते। और देख ले, ऐसा ही हुआ। हमेशा की तरह वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। शहरबानो उस पर एक कहर भरी निगाह डालकर वहाँ से उठ गई तो उसने पास सोफे पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। हम मोहब्बत, ज़ियान आफरीदी जैसे लोगों को किसी से मोहब्बत नहीं होती मम्मा, उनको तो हर खूबसूरत लड़की के वजूद से मोहब्बत होती है। अब वो लड़की चाहे सजल अफरीदी हो या रोशान अफरीदी, या फिर बोलते बोलते उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी। दो सब्सकांट सी आंखों से मुज़य्यन वो मासूम सा चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम गया था। वहीं बैठे बैठे उसका ध्यान 5 साल पीछे चला गया। वो फर्स्ट ईयर में थी जब कॉलेज में गर्मी की तातीलात हुई तो मिनाल आपी उसको अपने साथ हवेली ले आई। वो 3 साल बाद हवेली आई थी। अगरचे ममा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। उनके ख्याल में वो हवेली में 2 दिन भी नहीं टिकेगी, क्योंकि पहले भी कई बार वो हवेली जा चुकी थी, लेकिन हर बार बोर होकर दूसरे दिन वापसी की रट लगा देती। लेकिन इस बार ममा का अंदाज़ा गलत साबित हो गया, क्योंकि एक महीना गुजर जाने के बावजूद उसका दिल हवेली में लगा हुआ था। तो उसकी वजह एक वजह हवेली में मौजूद वो 2 लड़कियां परी गुल और लाला गुल थी। वो दोनों हवेली के पुराने मुलाजिम गुल खान की पोतियां थीं। उन दोनों के वालिदैन उनके बचपन में ही वफात पा गए। परी गुल को तो उसके बूढ़े दादा दादी ने हवेली के समर क्वार्टर में ही परवान चढ़ाया था, जबकि उससे 3 साल छोटी लाला गुल जो पहले अपने मामू के पास कराची में रहती थी, मामू की वफात के बाद 2 साल पहले ही हवेली आई थी। वो तकरीबन सज्जल की हम उम्र थी। चंद दिनों में ही सज्जल के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी, और हवेली में सज्जल अफरीदी का दिल लगने की दूसरी वजह ज़ियान अफरीदी था, जो 1 साल पहले इंग्लैंड से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था। सजल की उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, मगर ये दोस्ती सिर्फ सजल की तरफ से थी। ज़ियान अफरीदी का दिल तो इन चंद दिनों में ही दोस्ती से मोहब्बत का सफ़र तय कर चुका था। इसका दिल खुद से 7-8 साल छोटी अपनी इस कज़न का कब असीर हुआ, उसे बिल्कुल खबर ना हुई थी। और कहते हैं ना, इश्क व मुश्क छुपाए नहीं छिपते, तो परी गुल भी बहुत जल्द ज़ियान अफरीदी के दिल का हाल जान गई थी, क्योंकि सजल को देखते ही ज़ियान की आंखें लौ देने लगती थी, और ऐसे में परी गुल के दिल पे सांप लौट जाते। हसद की आग उसके आसपास चलने लगती, जिसपे उसे अपना वजूद खाक मालूम होता। वो दिल ही दिल में सोचती कि आखिर ऐसा क्या ख़ास था सजल अफरीदी पे जो इस बेरा था। अगर सजल खूबसूरत थी तो कमसूरत तो वो भी ना थी। फिर वो उसने कई बार ज़ियान अफरीदी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की थी। कोई काम अभी ज़ियान के मुंह से निकलता ना था कि वो करने को हाजिर हो जाती, लेकिन ज़ियान ने कभी नज़र भर को इसको नहीं देखा था। और जब से इसको परिगुल के जज्बात की खबर हुई थी, उसका रवैया परिगुल के साथ इंतहाई सख्त हो गया था। उसको वो शौखी और छिछोरी हरकतें करने वाली लड़की एक आंख ना भाई थी, और अब तो उससे और भी चिढ़ हो गई थी। परिगुल इसके इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद पीछे हटने को तैयार ना थी। वो हवेली में होता तो बहाने बहाने से उसके कमरे के चक्कर लगाती, जिसपे एक दिन ज़ियान ने उसको अच्छा खासा झाड़ के रख दिया। कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें, यूं उठा के मेरे कमरे में मत आया करो, असर क्यों नहीं होता तुम्हें। वो वो गुस्से से धाड़ा तो परिगुल मासूम सूरत बनाए हुए मिनमनाई थी। खान व बीवी ने कहा था कि आपके कमरे की सफाई कर दूं, इसलिए, मगर वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दांत पीसते हुए घुर्राया था। दफ़ा हो जाओ अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से, और आज के बाद तुम मुझे मेरी मौजूदगी में इस कमरे में नजर आई तो उठाकर हवेली से बाहर फेंक दूंगा, समझी। तो उसका गुस्सा देखते उसको गुस्सा होते देखकर परिगुल मुंह बनाती बाहर निकल आई। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही उससे
दूर भागता, उसको अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसाकर हवेली पर राज करने का ख्वाब परीगुल को पूरा होता नज़र न आ रहा था, क्योंकि ज़ियान आफरीदी तो परों पे पानी न पड़ने दे रहा था। नखरा हम देखता है खान के, तुम कब तक हमारे हुस्न से निगाह चुराता है। तुम परीगुल को भी जानता नहीं है, तुमको अपनी जुल्फ़ों का हसीन ना बनाया तो हमारा नाम भी परीगुल नहीं। वो गुस्से में बल खाती सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हवेली के इस नखरीले अथरे घोड़े को किस तरह अपने काबू में करे। उसे पूरा यकीन था कि अगर एक बार ज़यान आफरीदी उसके हुस्न के जाल में फंस गया तो फिर हवेली की बहू बनने का उसका ख्वाब कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। वो ये भी जानती थी कि हवेली में कोई भी ज़यान आफरीदी की बात को ना टालता था, ना उसके लाला, ना उसके भी। हर बात जो उसके मुंह से निकलती पूरी की जाती। और परीगुल को इस बात का यकीन था कि अगर ज़यान पे उसके हुस्न का जादू चल गया तो फिर कोई माँ का लाल उसे हवेली के इस लाडले सपूत की दुल्हन बनने से नहीं रोक सकता। लाला गुल अपनी बड़ी बहन को कई बार उसके इरादों से बाज रखने की कोशिश कर चुकी थी। खुदा के लिए परी बाज आ जाए इन हरकतों से, क्योंकि अगर बाबा या जबल में से किसी को इस बात का खबर हो गया तो वो तुम्हारा हश्र कर देंगे। इसलिए हमारा तुमको यही मशवरा है कि छोटे खान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जो तुम सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता। कभी मखमल में भी टाट का पेवंद लगते देखा है। लाला गुल ने उसको समझाने की कोशिश की थी। वो तो ये सोच कर ही डर रही थी कि अगर इस बात की खबर परी के मंगेतर जबर खान को हो गई तो उसे जान से मार देगा। और फिर मुश्तबा आफरीदी क्या ऐसा होने देंगे? कभी नहीं। लाला गुल के ख्याल में अगर परी ज़ियान को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो भी गई तब भी बड़े खान ऐसा कभी नहीं होने देंगे जैसा परी गुल चाहती थी। लाला गुल जानती थी कि अगर बड़े खान को उस बात की खबर होगी तो उनकी मामूली मुलाजमा उनके बेटे को पाने के ख्वाब देख रही है, तो उसकी इस बात पे वो बाबा और उन दोनों बहनों को हवेली से बाहर फिंकवाने में लम्हे की ताख़ीर भी नहीं करेंगे। और लाला गुल उस वक्त से डरती थी, तभी तो उसने अपनी बहन को उस वक्त से आगाह करना चाहा था। लेकिन उसकी बात सुनकर परी को तो गोया आग लग गई। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ज़ियान मेरा नहीं हो सकता, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि वो किसका है। लाला गुल के समझाने का भी उस पर कोई असर ना हुआ। उल्टा वो लाला गुल को इंतहाई सख्त लहजे में दो चार सुनाकर चलती बनी। उसको तो अपने हुसन, अपनी अदाओं पर पूरा यकीन था एक ना एक दिन तो वो ज़ियान को अपना अपना बना लेगी। मगर सजल आफरीदी की हवेली आमद उसके इस यकीन को रेज़ा रेज़ा कर दिया था। सजल को देखते ही ज़ियान के चेहरे पर बढ़ती रोशनियाँ उसकी तरफ उठती। ज़ियान की तरफ की बेसाख्ता वालेहाना निगाहें जहाँ सजल आफरीदी का दिल धड़का जाते थे, वहीं परी गुल के दिल को गोया राख कर देते थे। उसका बस यही चलता था कि कैसे सजल आफरीदी को ज़ियान की ज़िंदगी से दूर कर दे। और इससे पहले कि सजल आफरीदी का दिल मोहब्बत के इस सफ़र में ज़ियान आफरीदी के दिल का हम सफ़र बनता, परी गुल को कुदरत ने वो मौका अता कर दिया था। सजल अभी हवेली में थी जब एक रात अचानक लाला गुल का इंतकाल हो गया। उसको हैज़ा हुआ था शहर ले जाते हुए। वो रास्ते में ही दम तोड़ गई थी। हवेली से मुल्का सर्वेंट क्वार्टर में तो जैसे क़यामत बर्पा हो गई। परी गुल और उसकी बूढ़ी दादी ऊंची आवाज़ में बयान करके रो रही थी कि वहाँ मौजूद हर आंख नम हो गई। सजल ने लाला गुल की मौत का इतना असर लिया कि वो पूरा एक हफ्ता बुखार में जलती रही। उस दिन उसका बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन कमज़ोरी नकाहत बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो कमरे में ही नाश्ता करके भी लेटी थी जब परी गुल उसकी तबीयत का पूछने चले आई। बातों ही बातों में लाला गुल का जिक्र है तो परी गुल ज़ारो कतार रोने लगी। हमको तो यकीन नहीं आता बीबी कि हमारा लाला गुल हमको छोड़ गया। अगर हमको पता होता हमारा लाला गुल के साथ ये सब कुछ हो जाएगा तो हम इसको इस हवेली से बहुत दूर ले जाता। परी गुल को रोते देखकर सजल की भी आंखें भीग गईं। सब्र करो परी, उसकी उम्र ही इतनी थी, तो तुम चाहे उसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाती उसको मौत से नहीं बचा सकती थी। उसने परी गुल के कंधे पे हाथ रखते तसल्ली इस लहजे में कहा, लेकिन जवाब में जो कुछ परी गुल ने कहा उसने कुछ पल के लिए सजल आफरीदी को गोया साकत कर दिया। बचा सकता था, बीबी बचा सकता था। इस हवेली से दूर जाकर कम अज़ कम हम अपनी बहन की इज्जत तो बचा सकता था ना। उसकी इज्जत जाता, ना वो अपना जान देता। बहन की इज्जत क्या मतलब? परी खुल कर बताओ मुझे। लाला गुल की डेथ तो हैजे से हुई है ना। काफ़ी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। उसकी उड़ी रंगत देखकर परी गुल समझ गई कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। तभी तो वो आंसू बहाती मज़ीद बोली, जब छोटा खान लंदन से आया तो सबसे पहले उसने हमको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश किया, मगर हम चाहता था कि मोहब्बत के इस खेल में हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सिवाय ज़िल्लत और बदनामी की एक दो बार तन्हाई में खान ने हमारे साथ अपना वक्त रंगीन करना चाहा था, जिससे हम उसकी फितरत को और अच्छी तरह समझ गया। फिर हम तो उसकी मोहब्बत के झांसे में ना आया, मगर हमारा मासूम बहन उसकी हवस का निशाना बन गया। वो बेवकूफ़ समझने लगे कि खान उससे मोहब्बत करता है। हमने उसको बहुत समझाया, मगर वो खान की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया था। और खान ने क्या किया उसके साथ, अब वो मरता नहीं तो क्या करता। अब तो खान भी उसकी बात ना सुनता। हम उसको डॉक्टर के पास भी लेके गया था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब बहुत देर हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। घर आकर हमारा बहन बहुत रोया और फिर बदनामी से बचने के लिए उससे अपना जान दे दी। और हमने इसको
जिल्लत से बचाने के लिए कह दिया कि उसको हैज़ा हुआ है। यही ना, सजल ने बहुत दुख से परीगुल का फिक्रा मुकम्मल किया। फिर बहुत गुस्से से परीगुल से मुखातिब हुई थी। कितना गलत किया है परी तुमने, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, गलती तुम्हारी बहन ने की, यूँ चुपचाप अपनी जान देकर। हालांकि अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करती तो बदनामी और जिल्लत इस शख्स के हिस्से में भी आ सकती थी जिसने उसे इस हाल तक पहुँचाया। तुमने सही कहा कि वो बेवकूफ़ थी, लेकिन तुम उससे भी बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम उससे भी बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि अपनी बहन की असल मौत की वजह छुपाकर तुम उसको नहीं बल्कि ज़ियान आफरीदी को जिल्लत और बदनामी से बचाया है। तुम्हारी बहन तो मर गई, अब उसको तो अब बदनामी या जिल्लत से कोई इतना ख़ास वक्त नहीं पड़ने वाला जितना कि इसकी मौत की असल वजह सामने आने पे ज़ियान आफरीदी को पड़ता। ज़ियान आफरीदी के नाम पे उसके लहजे में तलखी और नफरत घुल गई थी। और फिर उसने परिगुल से कहा कि वो इस सिलसिले में अभी से बात करेगी और उन्हें उनके लाडले सपूत के कारनामे बताएगी। तो परिगुल ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ना बीबी, ना खुदा के लिए ऐसा मत करना। बड़ा खान सब जानकर अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहेगा, अच्छी तरह जानता है कि ऐसा करने से हमसे रहने का ये ठिकाना भी छीन जाएगा। और फिर हम अपनी मरती हुई बहन से वादा किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएगा, इसलिए तुम्हें भी खुदा का वास्ता है बीबी, तुम भी इस बात को यही ख़त्म करो। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। परिगुल के जुड़े हाथ और बहते आंसुओं ने और उसका दिया खुदा का वास्ता सज्जल अफरीदी को चुप करा गया था। उसने ये बात अपने दिल के नेहा खानों में छुपा ली थी, मगर उसके बाद उसको ज़ियान आफरीदी की शक्ल तो क्या, नाम से भी नफरत हो गई थी। परिगुल ने जो झूठी कहानी उसको बताई थी वो सज्जल को ज़ियान से बहुत दूर ले गई थी। उसके बाद वो सिर्फ 2 दिन हवेली में रही। मिनाल आपी यूँ एकदम उसकी वापसी की रट पर परेशान हो गई। इस पर रोकने पे भी उसका यही इसरार था कि उसे आज और अभी वापस जाना है। ठीक है, चली जाना, लेकिन आज नहीं, 2 दिन बाद। रोमान इस्लामाबाद जा रहे हैं किसी काम से, वो तुम्हें भी ले जाएंगे। आप ही ने उसको साथ लगाकर उसकी पेशानी चूमी थी। उन्हें यही लगा कि लाला गुल की मौत की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, इसलिए उसको रोकने की मजीद कोशिश नहीं की। रात को जब उसका पता ज़ियान आफरीदी को चला कि सजल वापस जा रही है, तो वो उसके कमरे में चला आया। वो बेड पे लेटी छत को घूरते लाला गुल के बारे में ही सोच रही थी जब ज़ियान अपने ही ध्यान में दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे सजल ने गर्दन घुमाकर देखा और अगले ही पल वो झटके से उठ बैठी। एक्सक्यूज़ मी, आप में इतने एटिकेट्स नहीं है कि किसी कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं? पास पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाते उसे ज़हरखान लहजे में कहा। लेकिन ज़ियान उसके अल्फाज और लहजे और शिकनों से भरी पेशानी की तरफ ध्यान दिए बगैर बोला, सजल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम वापस जा रही हो? ज़ियान की बात पे उसने एक नज़र उसके सिर देखा और इंतहाई चबा चबा कर बोली, जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, आपको कोई एतराज़ है क्या? ज़ियान ने इस बार भी उस लहजे पे गौर नहीं किया था और एक एक कदम उठाता उसके सामने जा खड़ा हुआ। हाँ है ना एतराज़, लेकिन मुझे नहीं, मेरे दिल को। उसको कंधों से थाम कर वो गंभीर लहजे में बोला था, लेकिन जो ही उसने सजल के कंधों को छुआ वो करंट खाकर पीछे हटी। देखो, अपनी हद पे रहो, मैं रहूँ या जाऊँ, तुमको कोई हक नहीं पहुँचता मुझे रोकने का। उससे लहजे में नागवारी समोए गुस्से से ज़ियान के हाथ झटकते हुए कहा था, लेकिन ज़ियान ने इस बार भी उसकी नागवारी का कोई ख़ास नोटिस ना लिया था और ना ही ये ध्यान दिया था कि वो भी हमेशा उसको आप कहकर मुखातिब करती थी। अब तुम पे आ गई थी। वो तो अपनी सरशारी में थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए शरारती लहजे में बोला था, अच्छा जी, और अगर मैं आपको यहाँ रोकने का हक हासिल कर लूँ तो फिर? उसकी बात पर सजल गोया अंगारों पे लौट गई थी। मिस्टर आफरीदी, दिन में ख्वाब देखना अच्छी आदत है, मगर इतनी भी नहीं। ये याद रखिए कि दिन के ख्वाबों की कोई हकीकत तो कोई ताबीर नहीं होती, और जो ख्वाब आप देख रहे हैं उसे तो मैं हरगिज़ पूरा नहीं होने दूंगी। अपनी बात कहकर वो कमरे से निकल गई, जबकि ज़ियान वहाँ खड़ा सोच रहा था कि वो उससे इस तरह बात नहीं करती थी। आज फिर ऐसा क्या हुआ था? फिर उसकी वापसी के 2 दिन बाद जब अभी पापा से ज़ियान आफरीदी के लिए उसका हाथ मांगने आए, जब पापा ने उसे उसकी मर्ज़ी पूछी तो उसे साफ इनकार कर दिया। अभी और मिनाल आपी के बार बार रिश्ता लाने और मामा के बेइंतहा गुस्से का सामना करने के बावजूद उसकी ना हाँ में ना बदली थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ियान उसके अलावा किसी और को अपना हम सफ़र बनाने को तैयार ना था। लेकिन वो जब भी आफरीदी हाउस जाता उसको देखते ही सजल के नकूश तन जाते थे। उसको देखते ही ज़ियान के चेहरे पर बिखर जाने वाली मुस्कुराहटें और रोशनी सजल को हमेशा जहर लगा करती थी। उसके बार बार इनकार से तंग आकर अब्बी ने ज़ियान की शादी रोशाने से कर दी तो परिगुल बहुत खुश हुई। परिगुल अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अगर ज़ियान आफरीदी इसका ना हुआ तो सजल आफरीदी की मोहब्बत भी उसके हिस्से में ना आई थी। अब जब वो ज़ियान को गुमसुम खोया खोया देखती तो उसके दिल में खुशी की एक अनोखी लहर सर उठाती। उसको कमीनी सी खुशी महसूस होती। मिनाल काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि रोशाना कुछ कुछ चुप और परेशान दिखाई दे रही है। अगरचे बहुत ज़्यादा तो वो पहले भी ना बोलती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही खामोश रहने लगी थी। उन्हें वहम होने लगा था ज़रूर उसका ज़ियान से कोई झगड़ा हुआ है, और जब उन्होंने उस सिलसिले में रोशाने से पूछा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। नहीं भाभी, भला हमारा झगड़ा क्यों होने लगा? मिनाल ने उसकी बात बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देखा। उसकी मुस्कुराहट उसके होंठों का साथ ना दे रही थी और उसके चेहरे ने मिनाल को और तशवीश में मुब्तला कर दिया था।
तभी रोशाना के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली थी, रोशनी अगर तुम वाकई मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। उनकी बात पे रोशाना ने एक पल को उनकी तरफ देखा था, फिर बहुत दुख से बोली, मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन ही समझती हूँ भाभी, मगर लगता है आप मुझे अपनी बहन नहीं समझती, तभी तो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। रोशाना की बात पर मिनाल ने चौंक कर उसके सिम देखा था। क्या मतलब? रोशान ने ऐसा क्या छुपाया है मैंने तुमसे? यही कि ज़ियान शादी से पहले किसी और को पसंद करते थे, इतना ज़्यादा कि वो उस लड़की की तस्वीर आज भी उनके वॉलेट में लगी है। रोशाना की बात पे मनाला अफरीदी लो की जद में जद में थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो तस्वीर किसकी थी। बज़ाहिर यूँ लगता था कि ज़ियान सजल को भूल चुका है, तो क्या वो अभी तक उससे ज़्यादा मिनाल से सोचा ना गया। उन्हें खामोश देखकर रोशान ने आंसू भरी लहजे में मज़ीद कहा, मुझे बहुत अफसोस है भाभी कि आपने भी मुझसे सच छुपाया। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। फिर रोशान तो उठ गई, लेकिन मिनाल कितनी देर साकत और सामत वहाँ बैठी रही। उसे सोच ने उन्हें मुस्तरब कर दिया था कि अगर रोशाना को पता चल गया कि वो तस्वीर किसी और लड़की की नहीं बल्कि उनकी बहन की है, तो रोशाना की नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगरचे इस मामले में उनकी बहन का कोई कसूर भी ना था, उसे तो खबर भी ना होगी कि वो शख्स आज भी अपने वॉलेट में उसकी तस्वीर लिए फिरता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले वो उनको पॉकेट मनी दे रही थी जब उन्होंने सोफे पर बैठे ज़ियान को पुकारा था, जो टीवी ऑन किए कोई मॉर्निंग शो देख रहा था। रोशाना अपने कमरे में थी उस वक्त। लाउंज में वो दोनों अकेले थे। ज़ियान, तुम्हारे पास कुछ खुले पैसे होंगे? आई मीन 200-300 जी। ज़ियान ने उन्हें पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला था। वो वॉलेट से पैसे चेक कर रहा था जब मनाल ने आगे बढ़कर वॉलेट उसके हाथ से छीन लिया था। इससे पहले कि ज़ियान संभलता और उनसे वॉलेट वापस लेता, उन्होंने उसके अंदर मौजूद सजल की तस्वीर निकालकर उसके सामने लहराई। व्हाट इज़ दिस? वो फटी फटी आंखों से उनकी सिर्फ देख रहा था। बोलने के लिए तो गोया उसके पास कुछ था ही नहीं, और इसे यूं खामोश देखकर मिनाल मजीद गोया हुई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हुए, और कुछ नहीं तो मेरा ख्याल कर लेते। सोचो अगर तुम्हारी बीवी को ये पता चल जाता कि तुम्हारे वॉलेट में मौजूद तस्वीर किसी और लड़की की नहीं मेरी बहन की है, तो क्या इज्जत रह जाती उसकी नज़रों में मेरी। और अगर वो मुझसे ये पूछ लेती कि मेरी बहन की तस्वीर उसके शौहर के वॉलेट में क्या करी है, तो मैं उसको क्या जवाब देती। होश से उसे देखते मिनाल ने कहा, लेकिन मुल्ला पीछे खामोश बैठा रहा, जैसे कहने को कुछ ना बचा, और बचा भी तो कुछ ना था। सज्जला अफरीदी तो पहले ही उसकी ना हो सकी थी। इस दुश्मन जहाँ की एक तस्वीर थी, वो भी आज से गई। टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए लब भींचे खुद पे हजार जब्त करते भी उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे। तो उस ऊंचे लंबे मर्द को यूं रोते देखकर मिनाल का दिल कट के रह गया और उनका सारा गुस्सा भग से उड़ गया। क्यों रोते हो उसके लिए जिसको तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे जज्बों की कदर ही ना थी? भूल जाओ उसे, नहीं है वो इस काबिल कि उसे याद रखा जाए। ज़ियान का शाना थपथपाते उन्होंने कहा, तो उनका अपना लहजा भी भीग गया था। ज़ियान अब भी खामोश ही रहा था। उसकी भीगी पलकों को देखकर मिनाल मजीद बोली, रोशाना बहुत अच्छी लड़की है ज़ियान, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे, लेकिन तुम उसको वो मोहब्बत नहीं दे पा रहे हो जो उसका हक है, और अपने बेटे तक को इग्नोर कर जाते हो। इस चीज़ को अब रोशाना ने भी नोट करना शुरू कर दिया है, तभी तो इतनी परेशान रहने लगी है। मेरी जान, एक ऐसी लड़की के लिए जिससे तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अपनी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? मिनाल की बात पे उसने सर को इस बात में हिलाया, बोला, अब भी कुछ नहीं था। मिनाल कुछ देर उसके इस पार तासरात से सजे चेहरे को देखा जो बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो ना जानती थी। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि अब वो पहले की निस्बत अपनी बीवी बच्चों को टाइम देने लगा था। शाहनील को उसने कभी नज़र भर कर देखा ना था, ना ही कभी उठाया था, मगर अब वो अक्सर ज़ियान की गोद में पाया जाता था। वो सजल अफरीदी को भूला था या नहीं ये तो कोई नहीं जानता था, मगर अब वो हंसते बोलने लगा था। एक बार फिर उसके कहके हवेली के दरो दीवार में गूंजने लगे थे। लेकिन ये क्या कि अंदर से कितने खोखले होते ये सिर्फ ज़ियान अफरीदी का दिल जानता था। बाकी सब तो उसकी ज़ात में आने वाली इस खुशगवार तब्दीली पे खुश थे, खासकर उसके अब भी उसे रोशानी और शाहनील के साथ खुश और मुतमिन देखकर मुतमिन हो गए थे कि उनका बेटा अपनी लाइफ में सच हो रहा है। वक्त का काम आगे बढ़ना है, सो अपनी मखसूस रफ्तार से बढ़ता रहा और 2 साल गुजर गए। शाहनील 2 साल का हुआ तो रोशानी एक बार फिर से उम्मीद से हो गई। मिनाल और रोशानी को बच्चों के अपने लिए शॉपिंग करना थी। रोशानी ने अपना मंथली चेकअप भी करवाना था। मिनाल ने ज़ियान को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, ना बाबा, ना आप लोगों को शॉपिंग करवाने से बेहतर है बंदा घर में बैठकर 10 जूते खा ले। फिर मिनाल के स्टार पर भी वो ना माना तो वो दोनों रोमान के साथ चली गई। रोमान को पेशावर कोई काम था। रोशानी को डॉक्टर दिखाने के बाद रोमान उन्हें बाजार उतारकर ये कहते हुए चले गए कि वो फारिग होकर उन्हें कॉल कर लें। शॉपिंग से जब फारिग होकर उन्होंने जब रोमान को फ़ोन किया था तो वो अच्छा खासा तब गए थे। अभी भी क्या ज़रूरत है वापस जाने की? मैं तो कहते हूँ इधर बाजार में ही रह लो।
रात भी सही कहा था ज़ियान ने, तुम लोगों को शॉपिंग करवाने से बेहतर है बंदा 10 जूते खा ले। उन्होंने मिनाल को अच्छा खासा झाड़ के रख दिया, जिस पे वो महज हंसती थी, क्योंकि गलती उनसे भी हुई थी। शॉपिंग के दौरान उन्हें वक्त का बिल्कुल एहसास ना रहा। पहले डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लगा देती। अम, अब उन्होंने शॉपिंग करते बाकी की देर उन्होंने शॉपिंग करते पूरी कर दी। फ़ोन पे तो जो डांट पड़ी वो पड़ी, रूबरू आकर अच्छी खासी झाड़ सुनने को मिली। रोशान ने, तुम्हें तो मैं अच्छा खासा समझदार समझता था, तुम ही वक्त का एहसास दिला देती इन मोहतरमा को, क्योंकि उन्हें तो शॉपिंग करते कुछ होश नहीं रहता। रुमान ने चिढ़कर कहा। तो मिनाल इस बात चुप ना रह सकी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मेरी बेइज्जती करने का। मिनाल रोशाने के सामने अपनी इज्जत अफजाई पर वाकई गुस्सा आ गया था, तो उसका फूला मुंह देखकर रुमान को भी एहसास हो गया था कि उन्हें रोशाने के सामने इस तरह नहीं कहना चाहिए था। तभी शरारत से बोले, अरे बेगम, हमारी ऐसी कहाँ जरूरत कि आपकी बेइज्जती कर सके। इन दोनों मियाँ बीवी की नोक झोंक पर रोशाने मुस्कुरा रही थी। शहर के दूर से निकलते अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। मुश्तबा अफरीदी उन्हें देर होने की वजह से घर में गुस्सा हो रहे थे। ज़ियान फ़ोन करके पता करो बेटा कहाँ रह गए हैं, अब वो अंधेरा भी फैल चुका है, अब तक तो आ जाना चाहिए। पता नहीं क्या वजह थी कि उन्हें सुबह से ही अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था, जो हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो बार बार सामने वॉल क्लॉक की तरफ देख रहे थे। अब्बी जान, आप तो यूं ही परेशान हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो लाला से बात हुई थी मेरी, वो शहर से निकल आए हैं। उसकी बात सुनकर मुश्तबा अफरीदी कमरे में चले गए, तो वो भी मुलाजमा से बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने का कहकर टीवी ऑन करके बैठ गया। अभी उसे टीवी देखते थोड़ी देर हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर रुमान लाला का नंबर देखकर उसके लब मुस्कुरा उठे। यार लाले, कहाँ रह गए आप लोग, यहाँ अभी इतना परेशान हो रहे हैं। उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। क्या आप ज़ियान अफरीदी हैं? उसने खामोश होते दूसरी तरफ किसी अजनबी आवाज़ में सवाल किया गया। इस सवाल पे उससे काफ़ी हैरान होकर दोबारा मोबाइल स्क्रीन चेक की थी। नंबर तो रोमान लाला का ही था। तो ये आदमी कौन? जी मैं ज़ियान अफरीदी हूँ, मगर आप कौन हैं और मेरे लाला का फ़ोन आपके पास कैसे? उसे तशवीश ने घेर लिया। तभी परेशान को लहजे में इस्तफसार किया। जवाब में जो खबर उस आदमी ने उसे दी, उसने ज़ियान अफरीदी के कदमों तले गोया ज़मीन खींच ली। उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके साथ जो दो ख़वातीन थी, उनमें से एक की डेथ तो मौके पे हो गई, जबकि दूसरी वाली की हालत भी बहुत ख़राब है और आपके लाला की हालत भी काफ़ी ख़राब है। हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। फिर उस आदमी ने ही पेशावर के उस हॉस्पिटल का नाम बताया था जिसमें वो लोग रुमान को लेकर गए थे। फिर वो और अब्बी जिस तरह हॉस्पिटल पहुंचे, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। उससे तो गाड़ी ड्राइव ही ना हो पा रही थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो मिनाल अफरीदी के साथ रोशान अफरीदी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। रुमाना अफरीदी आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। जवान बहुओं की नाशे और बेटे को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में देखकर मुश्तबा अफरीदी वहीं ज़मीन पर ढह गए थे। ज़ियान अफरीदी बहते आंसू और कांपते हाथों से कभी अब्बी को संभाल रहा था, तो कभी शाजिम, हुज़ैफ़ा और बिलाल के नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन अटेंड ना कर रहा था। काफ़ी देर बाद बिलाल ने कॉल रिसीव की और ये सुनकर कि मिनाल अफरीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। रुमान को पूरे 2 दिन बाद होश आया था। तब तक मिनाल और रोशाने के कुल भी हो चुके थे। ये जानकर कि उनकी महबूब बीवी और भाभी इस हादसे में अपनी जिंदगियां हार गई हैं, वो कुछ इस तरह रोए थे कि वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स भी रो दिए। इस हादसे को 6 माह गुजर चुके थे और मुश्तबा अफरीदी इन 6 महीनों में ही बहुत बूढ़े दिखाई देने लगे थे। उनके जवान बेटों के घर कैसे लम्हों में बर्बाद हो गए थे। एक क़यामत जो हवेली पे टूट गई थी। अपने पोते पोतियों को रोते देखकर वो हज़ार ज़ब्त के बावजूद भी रो देते। शाहान और जरिश तो फिर भी थोड़े समझदार थे, मगर अरसल और शाहनील तो अक्सर अपनी माओं के लिए ज़िद करते थे। शाहनील तो अभी सिर्फ 2 साल का था। वो ज़िद पर आ जाता तो मुलाजमा से भी संभालना मुश्किल हो जाता। शुरू में 3 माह शहरबानो अफरीदी हवेली में ही रही थी। बच्चों को रोते देखकर वो भी अक्सर रोने लगती, जिससे उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो हुज़ैफ़ा जो एक दिन उनसे मिलने आया था, उनको शदीद बुखार में मुब्तला देखकर अपने साथ अफरीदी हाउस ले गया। मगर वो अब भी हर 15 दिन या महीने बाद हवेली चक्कर ज़रूर लगाती थी। उस दिन भी मुर्तज़ा अफरीदी और वो बच्चों से मिलने आए हुए थे, जबकि मुश्तबा अफरीदी एक बार फिर सज्जल और ज़ियान के रिश्ते के लिए उनके सामने सवाल ही बन गई। इस बार उनके बहते आंसू और कांपता नहीं वजूद मुर्तज़ा अफरीदी के होंठों पर कुफल लगा गया। ये जानते हुए भी कि उनकी बेटी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, वो मुश्तबा अफरीदी को इनकार ना कर सके। उनका सर खुद ब खुद इकरार में हिल गया था। ठीक है लाला जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं उनके इकरार पे। जहाँ मुश्तबा अफरीदी के तफक्कुर ज़दा चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं शहरबानो अफरीदी ने काफ़ी हैरान और परेशान होकर अपने शौहर के सिमत देखा था। ये कैसा फैसला कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि उनकी लाडली बेटी ने तो आज तक उठकर पानी का गिलास
तक भर के ना पिया था। तो कहाँ इतने बच्चों की जिम्मेदारी शहरबानो अच्छी तरह जानती थी कि सजल इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की अहल ना थी। लेकिन वापस आते हुए गाड़ी में जब उन्होंने अपने खदशात का इज़हार मुझसे आफरीदी से किया तो वो लापरवाही से बोले, ओहो बेगम, आप भी ना भाई, जब सर पे पड़ती है तो सब आ जाते हैं। और वैसे भी आपको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही ज़ियान आफरीदी है जिसके साथ सजल की शादी करने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा आपको ही थी। जी थी, बिल्कुल थी, मगर तब हालात और थे। उनकी बात पे मुर्तज़ा अफरीदी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर पिछड़ी की हाथ को देखा, फिर इंतहाई तन से गोया हुए, तो गया अब आपको एतराज़ ज़ियान की पहली शादी और एक बेटे के बाप होने की वजह से है। मुर्तज़ा अफरीदी के अल्फाज पे शहरबानो ने इंतहाई तासुफ और गुस्से का मिला जुला तासुर लिए देखा, फिर बहुत दुख से बोली, मुझे हरगिज़ ये अंदाज़ा न था मुर्तज़ा कि आप मेरी इस बात का इतना गलत मतलब लेंगे, वरना कभी एतराज़ ना करती। और एक बात आप पे वाज़ेह कर दूँ, ज़ियान मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। वो 2 तो क्या 10 बच्चों का भी बाप होता, तो इस वजह से इनकार हरगिज़ ना करती। और अब भी अगर एतराज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी के लाउबालीपन की वजह से, ज़ियान की पहली शादी या बेटी की वजह से हरगिज़ नहीं। शहरबानो अफरीदी की आखिरी बात सुनकर मुर्तज़ा अफरीदी उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, बेगम, जब जिम्मेदारी डलती है तो निभानी भी आ जाती है, आप फिक्र ना करिए। उसके बाद शहरबानो अफरीदी चुप होकर गई। वो मज़ीद कुछ भी कहकर मुर्तज़ा की इस सोच पर मोहर साबित नहीं करना चाहती थी कि उन्हें एतराज़ ज़ियान के बेटे की वजह से है। घर आकर जब रात को खाने की मेज़ पे मुर्तज़ा अफरीदी ने यह बताया कि वो सजल का रिश्ता ज़ियान से तय कर आए हैं, तो डाइनिंग हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। सबकी नज़रें सजल के चेहरे पे जा ठहरी और उसका मुंह को नवाला ले जाता वहीं हाथ जम गया। फिर फटी फटी बेयकीन निगाहों से पापा को देखे जा रही थी, और उसे इस तरह देखते पाकर मुर्तज़ा अफरीदी मजीद बोले थे, लाला जान मुझसे पहले भी कई बार सजल का रिश्ता ज़ियान के लिए मांग चुके थे, और मेहरबानी ने इनकार कर दिया था, मगर इस दफ़ा मैं उनको इनकार नहीं कर सका। तो उसकी एक वजह ये और वो है, मिनाल के बच्चे। फ़र्ज़ करें अगर कल को रुमान दूसरी शादी कर लेता है तो बच्चे तो सौतेली माँ के रहम करम पर आ जाएंगे। ऐसे में सजल की उस हवेली में मौजूदगी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने लाला को हाँ कहा है, इस यकीन के साथ कि मेरी बेटी मेरी बात की लाज रखेगी। आखिर में उन्होंने सजल पे एक नज़र डालकर कहा था, जो साकत बैठी थी उसकी बात सुनकर चम्मच वापस प्लेट में रखकर उनसे मुखातिब हुई, पापा, आप ही के बच्चों की वजह से मेरी शादी हवेली में कर रहे हैं ना? तो अगर मुझे अपनी बहन के बच्चों की वजह से ही उस हवेली में ब्याह कर जाना है तो उनके चाचू से शादी करके क्यों, उनके बाप से क्यों नहीं? उसकी अल्फाज पे वहाँ मौजूद सभी नफूस के बेयकीनी से मुंह खुले के खुले रह गए कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि रोमान को तो उसे हमेशा शाजिम, हुज़ैफा और बिलाल लाला जितनी इज्जत दी थी। उसने इन चारों में कभी कोई फ़र्क ना किया था, तो फिर अब वो ऐसी कैसे बात कर सकती थी? ये क्या बदतमीज़ी सज्जद, तुमको अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रही हो? शहरबानो अफरीदी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जी मामा, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रही हूँ। अपनी बहन के बच्चों के लिए मैं रोमान लाला से शादी करने को तैयार हूँ, मगर ज़ियाना अफरीदी से शादी में हरगिज़ नहीं करूँगी। अपना फैसला सुनाकर वो तो कुर्सी से खेलते उठ गई। शहरबानो ने इंतहाई परेशानी में अपने शौहर की तरफ देखा। परेशानी उनके चेहरे पे भी डेरे डाले हुए थी। अपनी बेटी की जिद से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर एक बार किसी बात पर अड़ जाते तो उसे हटाना मुश्किल हो जाता। एक हफ्ते बाद जब मुश्तबा अफरीदी ने कहा कि डेट लेने के लिए कॉल की, तो मुझसे को मजबूरन वो बात उन्हें बताना पड़ी जिससे पिछले एक हफ्ते से उन्हें डिस्टर्ब कर रखा था। और डिस्टर्ब तो मुश्तबा भी हो गए। वो जानते थे कि रोमान कभी भी नहीं मानेगा। सजल के लिए ज़ियान के जज्बात उससे पोशीदा तो ना थे, फिर पहले ही वो साफ अल्फाज में दूसरी शादी से इनकार कर चुका था। जब उन्होंने उससे दूसरी शादी की बात की थी तो उसे दो टोक अल्फाज में इनकार करते हुए कहा था कि वो अपने बच्चों के सर पे सौतेली माँ मुसलत नहीं कर सकता। उसके ख्याल में कोई भी औरत अपने शौहर की एक आध पहली औलाद की जिम्मेदारी तो शायद खुशी खुशी निभा ले, मगर तीन तीन की जिम्मेदारी कोई मुश्किल से ही लेता है, और वो किसी को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तभी तो उन्होंने अभी को मुर्तज़ा अंकल से ज़ियान और सजल के रिश्ते की बात करने को कहा। इनके ख्याल में सजल ही अपनी बहन के बच्चों की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकती थी, मगर सजल से अपनी शादी का उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। और मुश्तबा अफरीदी जानते थे ये बात सुनकर उनका रद्दमल क्या होगा। फिर वही हुआ जब शाम को उन्होंने रुमान को सजल के फैसले के आगाह किया तो मारे गुस्से के रुमान का चेहरा सुर्ख हो गया था। दिमाग ख़राब हो गया उसका भी, और शायद चाचू का भी। वो दांत पीसते हुए बोले थे। उन्हें इतना गुस्सा था कि अगर उस वक्त सजल उनके सामने होती तो उसका गला दबाने से भी दरेग ना करते। इतनी घटिया बात सोचने पे इसमें मुर्तज़ा का क्या कसूर है? ये तो सजल का फैसला है। उसे साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे साथ तो शादी कर सकती है, मगर ज़ियान से नहीं। तो बात करते करते अभी की नज़र के सामने उठी तो एकदम चुप कर गए। उनका यूँ सामने देखना फिर चुप हो जाना रुमान ने भी नोट किया। खदशे ने उनके अंदर सर उठाया। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने तेज़ी से गर्दन मोड़कर अब्बी की नज़रों के ताक़ुब में देखा। सोफ़े के पुर से टेक लगाकर वे ज़ाहिर टीवी देखने में मगन। ज़ियान उनकी सारी बातें सुन चुका था, और इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें उसके भींचे और धुआं धुआं होते चेहरे से हो गया था। ये कब आया? दोनों ही अपनी जगह सोच रहे थे और साथ ही
खुद को इस बात पे कोस भी रहे थे कि वो इसकी आम से बेखबर कैसे हो गए। 3 अदद नफूस की मौजूदगी के बावजूद लाउंज में खामोशी का राज था। फिर अभी तो उठकर चले गए। रुमान भी कुछ देर बैठकर उठ गए, मगर ज़ियान अफरीदी वहाँ बैठे। सजल अफरीदी की अपने लिए नफरत की इंतहाओं को सोचता रहा। वो सारी रात उसने सिगरेट फूंकते गुजारी थी। एक बार फिर ठुकराए जाने का दुख उसे अंदर तक सुलगा गया था। सारी रात उससे जाकर गुजारी थी तो नींद रुमान अफरीदी को भी ना आ रही थी। वो बेताबी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही वो बगैर नाश्ते के इस्लामाबाद के लिए निकल गए। मुसा अफरीदी के ऑफिस में उन दोनों की इस टॉपिक पे कोई 2 घंटे बहस हुई। रुमान अफरीदी सजल और ज़ियान के निकाह की डेट मांग रहे थे तो मुसा अफरीदी उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी पढ़ी लिखी बादशाह और बेटी के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं जब वो इस रिश्ते पर राजी नहीं। तो तकरीबन 2 घंटे की बहस के बाद जब रुमान अफरीदी मुसा अफरीदी को मनाने में कामयाब हो ही गए तो मुसा अफरीदी के ऑफिस से निकाह की डेट लेकर ही उठे। सजल की हाउस जॉब कंप्लीट होने में सिर्फ 1.5 माह बाकी था और निकाह की डेट 1.5 माह बाद की रखी गई थी। रुमान अफरीदी ने शाह आज़म मुज़फ़्फ़र बिलाल का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुसा अफरीदी से ये बात मनवाने में उनका खूब साथ दिया था। हाउस जॉब कंप्लीट होने के 1 हफ्ते बाद उसका ज़ियान से निकाह कर दिया। निकाह नहाय सादगी से किया गया क्योंकि ये दोनों फैमिलीज़ का मुश्तरका फैसला था। हवेली से बारात के नाम पे 2 गाड़ियों में सिर्फ चंद अफराद आए थे। एक गाड़ी में ज़ियान और रोमान लाला थे तो दूसरी गाड़ी को जिसमें अबी के साथ बच्चे भी थे आरिफ खान ड्राइव करके लाया था। वापसी में हवेली पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। हवेली में उसका इस्तकबाल नहायत सादगी से किया गया जिस पर सजल आफरीदी का दिल राख राख हो गया था। अभी शादी के हवाले में से हर लड़की के कुछ ख्वाब कुछ अरमान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके भी उस दिन के हवाले से ढेरों ख्वाब थे और उसके वो सारे ख्वाब उस बुरी तरह टूट कर चिकनाचूर हुए थे कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसके सारे बहन भाइयों की शादियाँ बहुत धूमधाम से की गई थी। मिनाल आपी की शादी पे गर्चा वो इतनी बड़ी तो ना थी मगर फिर भी उसको अच्छी तरह याद था कि किस तरह उसकी शादी का हर फंक्शन धूमधाम से मनाया गया था। माइयों मेहंदी बारात वलीमा सब बहुत शानदार था। शादी की हर रस्म की गई थी अफरीदी हाउस में भी और हवेली में भी। उस दिन वो दुल्हन बनी आपी के साथ ही हवेली आ गई थी। उसे आज भी याद था कि सारी हवेली कैसे दुल्हन की तरह सजाई गई थी। मगर आज तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ ये कैसे ये किसी की कि ये यहाँ किसी की शादी है। नई दुल्हन के इस्तकबाल का कोई एहतमाम नहीं किया गया था। कुछ देर बड़े कमरे में बिठाने के बाद मुलाजमा उसे ज़ियान आफरीदी के कमरे में छोड़ गई थी। बेड पे बैठे वो कमरे की एक एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी। वो कमरा कहीं से भी किसी नई दुल्हन का कमरा नहीं लग रहा था। वो बेड पे बैठी ये सोच सोच कर जल रही थी कि वो जो घर में सबसे लाडली थी, सबसे छोटी थी, शादी के नाम पे उसके हिस्से में क्या आया था सिवाय एक बदकिरदार लाइफ पार्टनर के और एक अदर सुतीली औलाद के। अपने इस कदर खसारे पे उसका दिल ही नहीं, सारा जिस्म भी तपते कोयले की मानंद जलने लगा। उसे अपने अंदर एकदम अजीब सी घुटन का एहसास हुआ था। अपने बेदम होते वजूद के साथ उसे सर को बेड ग्राउंड से टिका दिया तो उसके पास बैठी 10 साल जरिश अपनी खाला जानी को यूं हाथ पांव छोड़ते देखकर घबरा कर रोमान और ज़ियान को आवाज़ देने लगी, पापा चाचू जल्दी आए, देखिए खाला जानी को क्या हो गया। जरिश की आवाज़ सुनकर वो दोनों दौड़े चले आए। रुमान लाला तेज़ी से बेड की तरफ बढ़े जबकि ज़ियान कुछ फासले पे ही रुक गया। सज्जल सज्जल गुड़िया क्या हुआ? रुमान लाला ने बेड पे उसके पास बैठते हुए उसको पुकारा था और साथ ही उसकी पेशानी को छुआ तो फ़ौरन बोले, अरे इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। उस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। रुमान वाकई परेशान हो गए थे। इनके गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल तो था मगर उस पर कभी कोई डॉक्टर ना देखा किसी ने, इसलिए अस्पताल हमेशा बंद ही रहता। अगर कभी कोई डॉक्टर आ भी जाता तो 1-2 माह बाद वापस ट्रांसफ़र करवा लेता। सिर्फ एक डॉक्टर जाहिद खान का क्लिनिक था, वो भी सुबह 11 था शाम 4 तक खुलता था। उसके बाद डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके पेशावर अपने घर चले जाते। रात को अगर कोई एमरजेंसी होती तो मरीज़ को पेशावर लेकर जाना पड़ता और अब तो इतनी रात हो गई। फिर उनके तो गांव का शहर जाने वाला रास्ता भी बहुत ख़तरनाक था। रुमान का परेशान होना यकीनी था। ज़ियान मेरे बेड की साइड टेबल के इजलास में बुखार की टैबलेट्स हैं वो ले आओ, आते हुए ठंडा पानी भी ले आना। उन्होंने ज़ियान की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो जो तशवीश भरी नज़रों से बेड पे बेहोश बड़े वजूद को देख रहा था उनकी बात पे कमरे से निकल गया। जब वो टैबलेट्स और पानी लेकर आया रुमाल लाला उसका जेवर उतारकर साइड टेबल पर रख चुके थे। बुखार की दवा और कुछ माथे पे ठंडी पट्टियाँ रखने से बुखार का जोर कुछ टूटा था तो उसने नीम गनूदगी में ही थोड़ी सी आंखें खोली मगर जब नज़र रुमाल लाला से होती उनके पीछे खड़ी शख्सियत के चेहरे पे पड़ी तो एक गहरा सांस खारिज करते हुए रुमाल लाला का हाथ पीछे हटाते हुए दूसरी तरफ करवट बदल गई। रुमाल लाला भी उस पर कंबल फैलाते हुए उठ खड़े हुए। रात का जाने कौन सा पहर था जब प्यास की शदीद एहसास से वो जाग गई। मम्मा पानी, उसने अपने खुश्क होंठों पे जबान फेरते हुए पानी मांगा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। 1 2 तो क्या 3 बार पुकारने पे भी जब पानी ना मिला तो उसने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा था। नींद से उठने की वजह से उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ है मगर जब उसकी नज़र खुद से कुछ फासले पे सोई ज़ियान अफरीदी की पुश्त पे पड़ी तो वो लम्हे के 1000वें हिस्से में जान गई कि वो कहाँ पे है। उठकर सीधा बैठते हुए उसकी नज़र अपने हुलिये पर पड़ी। वो अभी तक लहंगा पहने हुए थी। भारी लहंगे को संभालते हुए बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई।
चेंज करके वो बाहर आई तो एक नज़र बेड की तरफ देखा, ज़ियान उसी तरह कबर्ड के बल सो रहा था। एक नफरत भरी निगाह उसकी पुश्त पर डालकर वो आहिस्ता कदमों से चलती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अब उसका रुख बच्चों के कमरे की जानिब था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के देखा, वो चारों अपने अपने बेड पर गहरी नींद के मज़े लूट रहे थे। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अरसल का कमर हटाकर उसके पास लेट गई। गहरी नींद में सोया अरसल थोड़ी देर को कसमसाया था, फिर उससे लिपट के सो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मिनाल से लिपट के सोता था। उसने अरसल का माथा चूमकर उसके गिर्द अपना बाजू फैला दिया, जबकि उसके आंसू मोतियों की सूरत गिर गिर कर तकिए में जज्ब हो रहे थे। जिंदगी किस मुकाम पर ले आई थी उससे बाकी की सारी रात उससे जागते और रोते हुए गुजारी थी। वो बच्चों को नाश्ता करा रही थी जब ज़ियान ने आकर उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी संभाली थी। अरसल के लिए दूध ग्लास में डालते सज्जल ने बस एक नज़र सामने देखा था और फ़ौरन नज़रों का जाविया बदलकर शहान और जरीश की तरफ मतवज्जा हो गई। जरीश, शहान, जल्दी करो बेटा, आरिफ खां कब से आवाज़ें दे रहे हैं। अरसल के लबों से दूध का ग्लास लगाते उसने जरीश और शहान को टोका था, जो इस बात की परवाह किए बगैर कि उन्हें स्कूल से देर हो रही है आपस में बातों में मसरूफ थे। उसके टोकने पर वो दोनों फ़ौरन नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गई। बस और नहीं, अरसल ने 2-3 घूंट लेने के बाद गिलास परे हटाते हुए कहा तो वो उसको पुचकारते हुए बोली, अले मेरा शहजादा, दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा, इसलिए मेरी जान ये पूरा गिलास ख़त्म करना। उसे झुककर अरसल के गुलाबी गुलाबी गाल चूम डाले तो खाला भांजी के दरमियान प्यार मोहब्बत के इस मुजाहरे पे अरसल के साथ वाली कुर्सी पे बैठे 3.5 साल शाहनील आफरीदी ने बहुत हसरत भरी नज़रों से उन दोनों की जानिब देखा था। 8 माह हो गए थे सज्जल को इस हवेली में आए हुए, और इन 8 माह में कभी एक बार भी उसने शाहनील से इस तरह प्यार नहीं किया था जिस तरह वो शाहान, जरिश या फिर अरसल से करती थी। अगरचे इस अरसे में वो अपने आप को हवेली के माहौल में अच्छी तरह एडजस्ट कर चुकी थी। घर के सारे काम वो अपनी निगरानी में करवाती, बच्चों के सारे काम वो अपने हाथों से अंजाम देती। उनका नाश्ता खाना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, उनका होमवर्क कंप्लीट करवाना, ये सारे काम वो खुद करती थी। अलबत्ता शाहरील के सारे काम अब भी रेशम ही करती थी। उसके कपड़े तब्दील करना, उसको खाना खिलाना, उसका होमवर्क भी रेशम ही करवाती थी। वो मैट्रिक पास थी। सजल के इस रवैये पे रुमान लाला कई बार उसे टोक चुके थे, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। शानील उसके रवैये के सख्तपन को महसूस करके कई बार बहाने बहाने से रोने लगता था, और अब भी ऐसा ही हुआ था। उसे अरसल से इस तरह प्यार करते देखकर शानील की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अपने बेटे का हसरत भरी निगाहों से सज्जल और अरसल की जानिब देखना और फिर उसकी आंखों में आंसुओं का जमा होना ज़ियान आफरीदी से छुपा ना रहा था। ऋषभ, तुम मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर ले आओ, इससे नाश्ता मैं करवाता हूँ। उसने शानील को नाश्ता कराती रेशम से कहा, जिसपे वो उठकर किचन में चली गई तो वो अपनी चेयर से उठकर शानील के बराबर वाली चेयर पे आ गया। अपने अंदर उमड़ते गुस्से को दबाते हुए शानील को नाश्ता कराने लगा। पिछले 8 माह से वो बच्चों के कमरे में सो रही थी। उसको सामने पाकर सज्जल अफरीदी के चेहरे पे छाने वाली बेजारी और नागवारी के साई उससे पोशीदा ना थे। बहुत अरसे से वो अपनी ज़ात का रद्द किया जाना बर्दाश्त कर रहा था, मगर अपने बेटी का नज़रअंदाज होना उससे बर्दाश्त ना हुआ था। तभी तो वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद उनके कमरे में आकर बिखरी चीज़ें समेट रही थी, तो वो उसके पीछे ही चला आया। तुम्हारी जो भी दुश्मनी है ना, वो मेरे साथ है। अपनी इस नफरत और दुश्मनी का दायरा मेरे तक ही महदूद रखो तो बेहतर है। उसकी लपेट में मेरे बेटे को मत घसीटो, वरना बहुत पछताओगी। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में दांत पीसते उसने अपनी बात मुकम्मल की थी और जाने को वापस मुड़ा, मगर अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब उसे सज्जल अफरीदी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वरना वरना क्या कर लोगे तुम। ज़ियान का धमकी देने वाला अंदाज उसको गोया आग लगा गया था। वो भला इन लहजों की कहाँ आदि थी जो बर्दाश्त करती। तभी बहुत बदतमीज़ी से उससे मुखातिब हुई थी, मगर उसका ये चैलेंजिंग और गुस्ताखाना लहजा ज़ियान आफरीदी पे इस तरह असर करेगा, इस चीज़ का हरगिज़ अंदाज़ा ना था। वो दरवाजे पे खड़ा गर्दन मोड़े कुछ पर उसको देखता रहा, जो आंखों में नफरत के सारे रंग लिए उसको देख रही थी। फिर एकदम न जाने उसके दिल में क्या आई थी कि उसके लब मुस्कुरा उठे थे, और इसी तरह मुस्कुराते उसने कमरे का दरवाज़ा खुला ना सिर्फ बंद किया था बल्कि अंदर से लॉक भी कर दिया था। उसे दरवाज़ा लॉक करते और फिर अपनी जानिब बढ़ते देखकर सजल आफरीदी के 14 तबक रोशन हो गए थे। देखो मेरे करीब मत आना, हाथ हाथ मत लगाना मुझे, नहीं तो वो एक एक कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ रहा था, जब उसने अपनी उड़ी रंगत और साथ छोड़ते हवासों को समेटकर बिल्कुल ज़ियान वाले अंदाज में उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए कहा, और साथ ही इधर उधर देखते अपने बचाव की कोई सूरत तलाश करने की कोशिश की थी। इसी स्ना में उसकी नज़र शाहान के बैट के साथ पड़े उसके बैट पर गई थी, और अगले लम्हे वो बैट पकड़कर पूरे ज़ोर से ज़ियान की तरफ उछाला था, और फिर ये देखे बगैर कि वो बैट ज़ियान अफरीदी के कहाँ लगा था, वो शाहान के बैट को फलांगते वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। बाहर खड़ा ज़ियान अपने कंधे को सहलाते हुए गुस्से और बेबसी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को ठोकर रसीद करके रह गया। फिर सारा दिन उसका मूड ऑफ ही रहा, मगर रात को वो जो ही डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसका गुस्सा जाता रहा, क्योंकि सामने ही वो दुश्मन है जहाँ अरसल और शानील को खाना खिला रही थी। अरसल इसके दाएं तरफ और शानील बाएं तरफ बैठा था। वो बारी बारी दोनों के मुंह में नवाले डाल रही थी। शानील के मुंह में नवाला डालते उसके चेहरे के बनने वाले जवे को देखकर वो जान गया था कि वो सिर्फ उसकी धमकी के डर से ये काम करने पे मजबूर हुई है। अंदर से तो वो इतनी डरपोक होगी, ये बात ज़ियान अफरीदी के चेहरे पर तबस्सुम फैला गई थी।
वो दरवाजे के फ्रेम में खड़ा टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था और ये शायद इसकी नज़रों का इत्तेकाज़ ही था कि सज्जल ने सर उठाकर सामने देखा और इसे इस तरह मुस्कुराते देखकर वो मारे गुस्से के पहलू बदल के रह गए और इसी गुस्से में जलते बुनते बेध्यानी में एक बड़ा सा नवाला तोड़कर शाहनील के नन्हे से मुंह में ठूंस दिया कि उस बेचारे से मुंह बंद करना मुश्किल हो गया था। बीवी, नवाला ज़रा छोटा रखो क्योंकि तुम शाहनील के बाप को नहीं शाहनील को खिला रही हो, अंडरस्टैंड। वो उसके बराबर कुर्सी संभालते आहिस्ता मगर शरारती लहजे में बोला था। उसकी बात पे सज्जल का दिल किया कि वह हाथ में पकड़ा पानी का गिलास उस पे उंडेल दे, मगर अभी रुमान लाला की मौजूदगी की वजह से वो चुप ही रही। जरिश, शहान और वो तीनों कारपेट पे बैठे लूडो खेल रहे थे। रोमान लाला सोफे से टेक लगाए अपना फेवरेट टॉक शो मुलाहिजा फरमा रहे थे। ज़ियान सोफे पर दराज हेडफोन लगाते अपना फेवरेट सॉन्ग से लुत्फ उठा रहा था। वो मुकम्मल तौर पर राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ के सहर में डूबा हुआ था जब शानील ने उसका कंधा हिलाकर उसको अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश की थी। क्या है, उसे हेडफोन उतार कर दयाज किया। बापा, वो लोग मुझे नहीं खिला रहे। शानील उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ वो लोग खेल रहे थे। उसकी शिकायत पे उसने लेटे लेटे गर्दन होकर वहाँ देखा था जहाँ वो तीनों नीचे कारपेट पे विराजमान लूडो खेल रहे थे। शाहान, जर्रिश, शानील को भी अपने साथ खेल में शामिल करो बेटा, उससे वही से आवाज़ देकर कहा था। अपनी बात पे सचिन के माथे पर पड़ने वाले बल वो बखूबी देख चुका था। वो उसके बिल्कुल सामने ही तो बैठी हुई थी। उसने आहिस्ता से शाहान के करीब कुछ कहा था। चाचू, उसको बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और वैसे भी हम चार लोग पूरे हैं। शाहान ने ज़ियान की तरफ रुख करते हुए कहा था। ज़ियान जानता था वो ये बात किसके कहने पे कह रहा है। सजल के हिलते होंठ वो देख चुका था। कुछ देर वो यूं ही उसे देखे गया, फिर एकदम उसके दिल में न जाने क्या आई थी कि मोबाइल और हेडफोन टेबल पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। उन लोगों के करीब जाकर अरसू को उसकी जगह हटाकर सजल के बिल्कुल सामने बैठते हुए बड़े इत्मीनान से शाहान से मुखातिब हुआ। चलो यार, कोई बात नहीं, शाहनील को खेलना नहीं आता तो क्या हुआ, उसके पापा को तो आता है ना। उसके लबों पर बड़ी शरीर सी मुस्कुराहट ने डेरा डाला हुआ था। उसकी बात पे जरिश और शाहान बहुत खुश हुए थे क्योंकि आज एक अरसे बाद उनके चाचू उनके साथ खेलने लगे थे। एक वक्त था जब वो हर वक्त उनके साथ बच्चा बना रहता था, मगर पिछले कुछ सालों से तो वो चाचू के साथ खेलने को तरस गए थे। तभी तो अब खुशी खुशी इसको खेल में शामिल करने के लिए जरिश ने हाथ मारकर जारी खेल को उलट पुलट करके फिर से तरतीब देना शुरू कर दिया। जरिश की इस हरकत पर सज्जल को गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद पर जब्त करते हुए ये कहते हुए वहाँ से उठने लगी। ओके बच्चों, आप खेलो, ज़रा मैं किचन देख लूँ कि रेशम क्या करिए। ज़ियान आफरीदी के साथ खेलना उसको हरगिज़ गंवारा न था, तभी तो बहाना बनाकर उठना चाहा था। उसकी इस हरकत पर ज़ियान आफरीदी की आंखें तौहीन के एहसास से एकदम सुर्ख होने लगी। इश्तियाल की एक लहर ने उसके अंदर सर उठाए, उसे तेजी से उठती हुई सजल की कलाई थामी और वो जो भी पूरी तरह खड़ी भी ना हुई थी धड़ाम से दोबारा नीचे आ रही। उसका पाँव इस बुरी तरह दोहरा हुआ था कि दर्द से उसकी चीख निकल गई थी, जबकि आंखें आंसू से भर गई थी। ज़ियान आफरीदी उसकी आंसू भरी आंखों की परवाह किए बगैर गुस्से में घुराया था। समझते क्या हो तुम खुद को? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? जो मर्जी रवैया रखोगी तुम मेरे साथ और मैं चुपचाप तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए उसकी कलाई मरोड़ते गुस्से में घुर्राया था। इस लम्हे उस पर अपनी तौहीन का एहसास पूरी तरह गालिब था। सज्जल ने अपने पाँव में उठते दर्द पे काबू पाते हुए उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, मगर मुकाबिल की गिरफ्त फौलादी थी। अब इसे बात करते हुए रुमाल लाला की नज़र यूं ही उन लोगों की तरफ उठी थी। ज़ियान का गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरा और उसके हाथों से अपनी कलाई छुड़ाती सज्जल के बहते आंसू जरिश और शहान के को सहमे सहमे चेहरे एक लम्हा लगा था रुमाल को सूरत हाल की संगीनती को भांपते में। ज़ियान, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो उसका हाथ। अभी की मौजूदगी की वजह से वो रोमान ने कदरे आहिस्ता मगर खफकी भरी आवाज़ में कहा था, जबकि उसकी नज़र सज्जल के चेहरे पर जमी थी जिसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। रुमाल लाला के कहने पर उसने एक झटके से सज्जल की कलाई छोड़ दी थी और एक कहर बार निगाह उस पर डाल के वहाँ से उठ गया। रुमाल लाला रोती हुई सज्जल को देखकर परेशान हो गए। जब तुम्हें इसके गुस्से का पता है तो मत उलझा करो उसे, उन्होंने उसको कारपेट से उठाकर सोफे में बिठाते हुए कहा था। उनकी बात पे वो गुस्से से भड़क उठी थी। जी, गुस्सा तो सिर्फ आपके भाई में ही है, बाकी सब तो इंसान नहीं है ना। दूसरों के तो कोई जज्बात कोई एहसास नहीं, और आप तो मुझसे बात मत करें, आपकी वजह से ही पहुंची हूँ मैं इस हाल को। उसने रुमान लाला की तरफ देखते इंतहाई तल्ख लहजे में कहा था। रुमान आफरीदी कुछ देर खामोश नजरों से उसका खफा खफा चेहरा देखते रहे, फिर कदरे धीमे मगर शरारती लहजे में बोले थे, यार इस पे मेरा क्या कसूर है? खुद ही तो अपने हाल को बेहाल किए रखती हो, और साथ में मेरे बेचारे मासूम भाई को भी अच्छा खासा हंसता मुस्कुराता बंदा था, अब हर वक्त गम की तस्वीर बना फिरता है। तो कुछ कसूर तो तुम्हारा भी निकलता है ना लड़की। रुमाल लाला की बात पे उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। मैं मासूम हूँ? मासूम? उसका भाई कितना मासूम है लाला, कभी पता चले आपको तो इस बात पे शर्मिंदगी महसूस करें आप कि आप उस शख्स के भाई हैं। ये उसने दिल में सोचा था, कहा कुछ नहीं था।
सुबह तक उसका पाँव ना सिर्फ सूज गया था बल्कि उससे एक कदम भी ना चला जा रहा था। पाँव पे थोड़ा सा दबाव पड़ने से उसके सारे जिस्म की जान पाँव में आन से मरती थी। लगता है मोच आ गई। रुमान लाला ने उसके सूजे हुए पाँव को देखने के बाद कहा था। पूरा एक हफ्ता उससे सही चला ना गया और इस अरसे में उससे दिल ही दिल में ज़ियान आफरीदी को ढेरों गालियों से नवाजा था। वो ज़ियान को देखते ही नफरत से मुंह मोड़ जाती। जब पाँव ठीक हुआ तो एक और परेशानी उसकी मुंतज़िर थी, क्योंकि शहर बानो आफरीदी ड्राइवर के साथ हवेली चली आई। ड्राइवर तो उनको छोड़कर चला गया, जबकि शहर बानो आफरीदी हवेली में रुक गई। वो कुछ दिन हवेली में रहने के इरादे से आई थी। सजल को जब ये पता चला कि वो कुछ दिन हवेली में क़याम करेंगी तो वो ये सोचकर कि उनकी मौजूदगी में उसको ज़ियान के बेडरूम में सोना पड़ेगा परेशान हो उठी थी। मगर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। अब मम्मा से ये तो नहीं कह सकती थी कि आप क्यों आई हैं, वापस चली जाइए। सो रात को मरता क्या ना करता कि मज़दाक ज़ियान के कमरे में चली आई। रात ज़ियान जिस वक्त कमरे में आया वो सोफे पे सो चुकी थी। उस पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे के ज़ाविये तन गए। वो बखूबी जानता था कि आज मोहतरमा उसके बेडरूम में क्यों तशरीफ़ फरमा थी, वरना आम हालात में तो बेडरूम उसके लिए ममनुआ इलाका होता था। खासकर जब ज़ियान कमरे में मौजूद होता तो वो इधर झांकना भी गवारा ना करती। अपने कपड़े वगैरह भी वो तब निकाल लेती जब वो हवेली में नहीं होता था। शहरबानो अफरीदी को हवेली में आए भी थोड़े दिन हुए थे कि हुज़ैफ़ा के ससुर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। वो फजर की नमाज से फारिग हुई थी कि हुज़ैफ़ा का फ़ोन आ गया। रुमान अफरीदी उनको छोड़ने जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने रेशम को, जो अभी अभी उठकर अपने क्वार्टर से आई थी, सजल को बुलाने भेजा। रेशम के 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब ना मिला तो अब की बार उससे कदरे ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। ज़ियाद वॉशरूम से निकलकर दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए एक तीखी सी निगाह सोफे पर सोते वजूद पर डाली थी। उससे वॉशरूम में दस्तक की आवाज़ सुन ली थी, जबकि वो मोहतरमा गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। कौन? दरवाज़ा खोलने से पहले इससे ख्याल से पूछा कि कहीं भाई शहरबानो अफरीदी ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सजल को सोफे पे सोते हुए देख ले। हाँ जी, मैं हूँ रेशम। हाँ बोलो, क्या बात है? रेशम की आवाज़ सुनकर उसने सुकून का सांस लेते हुए थोड़ा सा दरवाज़ा वाक करके दरियाफ्त किया। हाँ जी, वो बड़ी बीबी वापस जा रही हैं, उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। रेशम के जाने के बाद उसने सोफे की सिमत देखा था। वो अभी तक कंबल में मुंह दिए सो रही थी। हाथ में पकड़े तौलिए को सिंगल सोफे पे उछालते वो 3 सीटेड सोफे के करीब चलाया जिसपे वो सो रही थी। अरे मोहतरमा, उठ जाओ, आंटी वापस जा रही है, उनसे मिलने। उसे थोड़ा झुक कर सजल के चेहरे पर कंबल हटाते कहा। सजल ने नींद में डूबे जहन के साथ एक लम्हे को आंखें खोल कर देखा था और दूसरे लम्हे फिर से आंखें मूंद ली, जिसपे ध्यान कर कर रह गया। सुना नहीं तुमने? आंटी वापस जा रही हैं, वो हमसे मिलने के लिए नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं। अब की बार उससे गुस्से से उसका बाजू थाम कर लेटे से बिठा दिया। उसकी सरकपत सजल आफरीदी भड़क उठी। सुन लिया है, बहरी नहीं हूँ मैं, और बाजू छोड़ो मेरा। ज़ियान की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते उसने काफ़ी बदतमीजी से कहा था। उसके लहजे पे छाई नागवारी और बेजारी, और लहजे की बदतमीजी ने ज़ियान को भी उससे दुगना ज़्यादा भड़का दिया। तभी अपनी आनी उंगलियां उसकी बाजू में पेवस्त करके एक झटके से उसको अपने सामने खड़ा किया था। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात ना करना, वरना बहुत पछताओगी, क्योंकि मैं ऐसे लहजों का बिल्कुल आती नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? उसके चेहरे पर अपनी सुर्ख अंगारा आंखें टकाते उसने इंतहाई दरिश्तगी से कहा था और उसे सोफे पे धक्का देते लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। वो कितने ही बल सोफे पे बेहिस्सो हरकत बैठी दरवाजे की सब देखती रही जहाँ से वो बाहर गया था। आई नो मिस्टर ज़ियान अफरीदी, आई नो वेरी वेल कि तुम इन लहजों के आदी नहीं हो। तुम तो सिर्फ उन लहजों के आदी हो जो तुम्हें सराहें, तुम्हारी मोहब्बत का दम भरे, और उन लहजों की मालिक हस्तियों का जो हश्र तुम करते हो, इससे भी मैं अच्छी तरह आगाह हूँ। ये सब सोचते लाला गुल का मासूम चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम गया, तो वो जल्दी करती उठकर वॉशरूम में घुस गई। वो किचन में खड़ी बिरयानी बना रही थी, क्योंकि जरिश ने बिरयानी की फरमाइश की थी और वो जरिश और शहान लोगों के मुँह से निकलने वाली हर फरमाइश फ़ौरन पूरी करने खड़ी हो जाती। अब भी गचा से हल्का सा टेम्परेचर भी था, मगर उसके बावजूद किचन में खड़ी बिरयानी बना रही थी। सज्जल बीबी, आपको पता है परी गुल हवेली वापस आ गई है, उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। रेशम ने खीरा काटते काटते उसे इत्तला दी, तो उसके हरकत करते हाथ एक लम्हे को साकत हो गए। मैं सुबह मिलने गई थी उसके क्वार्टर में। वो बेचारी बता रही थी कि उसका शौहर उसे बहुत मारता पीटता है। बहुत रो रही थी वो। सजल को मतवजा पाकर रेशम ने मजीद इत्तला दी तो सजल अफरीदी का दिल दुख से भर गया। क्या किस्मत पाई थी उन दोनों बहनों ने। एक मोहब्बत के जाल में फंसकर जिंदगी हार गई, दूसरी शौहर के हाथों मार खा रही थी। रात को वो परिगुल से मिलने उनके क्वार्टर में चली गई। परिगुल से मिलकर उसका दिल दुख से भर गया। परिगुल ने रोते रोते उसको वो सारी बातें बताई जो दोपहर में वो रेशम को की जुबानी सुन चुकी थी। परिगुल को रोते देखकर उसकी अपनी आंखों में भी नमी तैरने लगी। उसे परिगुल पर ढेरों तरस आ रहा था, मगर वो उसके लिए कुछ भी ना कर सकती थी। उसके अंदर बेचैनी फैल गई। फिर रोज़ शाम को वो परिगुल से मिलने चली आती। हम एक बात पूछे बीबी, तुम बुरा तो नहीं मानेगा? उस वक्त वो परिगुल के पास उनके क्वार्टर में थी। जब परिगुल ने सजल की तरफ देखते हुए पूछा। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम बोलो क्या पूछना चाहती हो?
सजल ने उसके हाथों को थामकर नरमी से कहा, हमको यकीन नहीं आता बीबी कि तुमने सब कुछ जानते हुए भी जियान खाना जैसे बंदे से शादी कैसे कर लिया। परिगुल के मुंह से निकले वाले फाज ने कुछ पल सजल आफरीदी के लबों पे कुफल लगा दिए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो परिगुल को क्या जवाब दे। परिगुल की खामोश नजर सजल के चेहरे पर टिकी थी। वो सजल के रंग बदलते चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी, और जब उसने सजल को खामोश पाकर फिर से अपना सवाल दोहराया तो सजल की होंठों पर तलख मुस्कुराहट उभरी थी, और जब वो बोली तो लहजा उससे भी तलख था। मजबूरी मेरी जान, मजबूरी। मजबूरी बंदे से सब कुछ करवा लेती है। उसकी बात पे परिगुल ने तंजिया निगाहों से उसकी सिमत देखा था। हम नहीं मानता बीबी, बिल्कुल भी नहीं मानता। भला तुम बड़े लोग भी कभी मजबूर हुए हो? परिगुल के शोहर जबल खान ने उसको तलाक भिजवा दी। परिगुल की बूढ़ी दादी तो सदमे पे चारपाई से जा लगी। पहले एक पोती की मौत और अब दूसरी की शादीशुदा जिंदगी की बर्बादी पे दादी ने रो रो कर हशर कर लिया था। दादी ये भी जानती थी कि उसकी पोती ने ये बर्बादी अपने हाथों से खरीदी थी। खुदा के लिए दादी अब बस कर दे, तुम तो ऐसे रो रहा है जैसे तलाक हमको नहीं तुमको हुआ है। इतना गम तो हमको भी नहीं हुआ जितना इस वक्त तुम मना रहा है। उस वक्त भी उसकी दादी चारपाई पे लेटी रो रही थी जब परिगुल ने चिढ़कर कहा था। दादी ने दुख से उसकी तरफ देखा था। तुम नहीं जानता परिगुल, तुमने अपने साथ क्या किया है। हम जानता है कि तूने ये सब जियान खाना के लिए किया है, मगर हम तुमको बताए देता है कि जिसके लिए तुमने अपना शादीशुदा जिंदगी खराब कर लिया वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। दादी ने रोते हुए पोती को उस खसारे से आगाह किया था जो उससे खुद अपने नसीब में लिख लिया था। दादी की बात पर परिगुल के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट बिखर गई। हमको पता है दादी कि छोटा खान हमको कभी नहीं मिलेगा, मगर हम फिर भी खुश है। पता है क्यों? क्योंकि हम जान गया है कि उसको वो भी नहीं मिला जो वो चाहता था। हमको तो सिर्फ ये दुख है कि वो हमारा नहीं हुआ। मगर पता है दादी, छोटा खान तो हमसे भी कहीं ज़्यादा घाटे में है। वो तो अपनी मोहब्बत को पाकर भी घाटे में है। वो तो अपनी मोहब्बत को पाकर भी नहीं पा सका और ना ही कभी पा सकेगा, क्योंकि हमने सजल बीबी के दिल में इतना नफरत भर दिया है खान के लिए कि वो सारी ज़िंदगी इस नफरत की आग में खान को जलाता रहेगा। दादी के ऊपर लिहाफ दुरुस्त करते परिगुल ने नफरत से भरपूर लहजे में कहा था, और फिर खुद भी दूसरी चारपाई पर लिपट कर लेट कर सर तक लिहाफ तान लिया था। इस बात से बेखबर के बाहर खड़ी सजल आफरीदी ने सब कुछ सुन लिया था। इतनी ठंड में वो बाहर पत्थर बनी खड़ी थी। बच्चों को सुलाने के बाद वो परिगुल की दादी की तबीयत का पूछने के लिए आई थी, और अब साकत बुत बनी दरवाजे में इस्तादा थी। इसमें इतनी हिम्मत भी ना हो रही थी कि वापस पलट जाए। फिर अपनी सारी हिम्मतें जमा करके उसने अपने कदम हवेली के रिहायशी हिस्से की तरफ मोड़े थे। शदीद सर्दी में स्वेटर शदीद सर्दी में स्वेटर या जर्सी के बगैर लॉन में बने संगी बेंच पे बैठी वो गहरी सोच के हिसार में थी। एक हफ्ता हो गया था उसे ये इंकशाफात के दर वाह हुए, और उसे एक हफ्ते में वो पछतावों की गहरी दलदल में धंसती जा रही थी। ये सोचकर एक घटिया लड़की की बातों में आकर वो ज़ियान आफरीदी की मोहब्बत को कितने गलत मायने देती आई है, उसको चैन नहीं लेने देती थी। वो सारी बातें, वो सर्द रवैये जो अब तक उसने उस शख्स के लिए रवा रखे थे, अब उसके अंदर आग लगाए हुए थे। अब भी उसकी सोच के साथ ही उसकी आंखें पानियों से भर गई। रुमाल लाला जो किसी काम से पेशावर गए हुए थे और अब काफ़ी देर से लौटे थे, उसे इतनी रात को लॉन में बैठे देखकर गाड़ी से उतरकर सीधे उसके पास चले आए थे। कदमों की आवाज़ पे उसे सर उठाकर देखा और सामने लाला को पाकर अपने बहते आंसू तेज से साफ किए, मगर लाला उसका रोना देख चुके थे। सजल, क्या बात है बेटा, आप इतनी सर्दी में यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? लाला ने काफ़ी परेशानी से इस्तफसार किया। नहीं नहीं तो लाला, मैं तो बस बोलते बोलते फिर उसका लहजा भीग गया था। वो चुप कर गई। लाला ने काफ़ी परेशानी से उसकी तरफ देखा था, फिर आगे बढ़कर उसके गिर्द बाजू फैलाए उसे साथ लगाए अंदर ले आए। अब बोलो क्या बात है? देखो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। अगर जियान से कोई झगड़ा है, उससे कुछ कहा है तो भी बता दो, क्योंकि आप भी इतनी ही अजीज हो जितना कि वो। लाला उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके बराबर बैठे नरमी से बोले तो वो जो इतनी देर से लाला के सामने अपने आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जियान का नाम सुनते ही अपने आंसू पर इख्तियार खो बैठी। उसे इस तरह रोते देखकर लाला और परेशान हो गए थे। नोट तो वो काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि वो यूं ही छोटी छोटी बातों को लेकर आंसू बहाने लगती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। दोनों हाथ चेहरे पे टकाए वो हिचकियों से रो रही थी। उसी लम्हे ज़ियान ने लाउंज पे कदम रखे थे, मगर सामने का मंजर देखकर वो दरवाजे के फ्रेम में खड़ा रह गया था, क्योंकि सामने ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हिचकियों से रो रही थी। कुछ पल वो खड़ा उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर सोफे पे बैठते हुए उसने आंखों के इशारे से रुमाल लाला से उसके रोने की वजह दरियाफ्त की। आई डोंट नो यार, तुम खुद ही पूछ लो, रुमाल लाला के ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो लाला की बात पे वो जो हिचकियों से रो रही थी एकदम चेहरे से हाथ उठाकर देखा तो निगाहें सामने सोफे से टेक लगाकर बैठे ज़ियान आफरीदी की निगाहों से टकरा गई। उसने सरस से अपनी हथेली
से आंसू साफ किए। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ लाला, लाला से कहती हुए एक झटके से उठ गई। उसके जाते ही लाला ने जियान से पूछा था, तुम दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है? उनकी बात पे जियान ने सर को नफी में हिला दिया था। बोला, कुछ नहीं था लाला। उसके चेहरे के तरह तने नकुश को देखते एक बार फिर गोया हुए। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है यार। कोई ना कोई बात तो है, कोई प्रॉब्लम तो है उसके साथ। लाला की बात, वो जो टेक लगाए बैठा था एक झटके से सीधा हुआ था और अपनी नींद से बोझल आंखें लाला के चेहरे पर टकाते दांत पीसते हुए बोला, वो जब से इस घर में आई है तब से ही डिस्टर्ब है और इसकी डिस्टर्बिंग की वजह इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं हूँ, यानी जियान आफरीदी। मेरी ज़ात, मेरा वजूद उसको इस घर में नज़र ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यहाँ। आहिस्ता बोलो, बाबा जान सो रहे हैं, वो उठ जाएंगे। बोलते बोलते गुस्से में उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई थी। जब लाला ने टोकते हुए कहा था तो वो मजीद कुछ बोले अपने गुस्से पे काबू पाता सोफे से उठ गया और दरवाजे से अंदर आती सज्जल को तकरीबन धक्का देने वाले अंदाज में एक तरफ धकेल कर आगे बढ़ गया। खाने की ट्रे सज्जल के हाथों से गिरते गिरते बची और रुमान आफरीदी जो इन दोनों की तरफ देख रहे थे, पूरा यकीन हो चला था कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई बात ज़रूर है, कोई गड़बड़ यकीनी है। लाला, आपने इस्लामाबाद कब जाना है? खाने के बाद वो लाला के लिए चाय बना लाई, क्योंकि वो रात सोने से पहले चाय ज़रूर पीते थे। लाला को कब थमाते उससे उससे पूछा था, क्यों खैरियत? काफ़ी माह हो गया मुझे वहाँ गए हुए। मैंने इसलिए पूछा कि अगर एक दो दिन तक आप पे जाना हो तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। उसकी बात सुनकर लाला ने इस बात में सर हिला दिया था। फिर अगले दिन वो लाला के साथ इस्लामाबाद चली आई। ज़रीर, शहान और शानील को भी वो अपने साथ ले आई थी, क्योंकि उनके स्कूल से भी छुट्टियां थी। यहाँ आकर वो अपना ज़्यादा वक्त किचन में गुजारती या फिर पापा के साथ उनकी लाइब्रेरी में वो खुद को सारा सारा दिन मसरूफ़ रखती ताकि उसका ध्यान ज़ियान आफरीदी की तरफ ना जाए। मगर रात को बिस्तर में लेटते ध्यान का मुँह जोर घोड़ा सर पर भागता ज़ियान आफरीदी के ख्याल पे ठहर जाता और वो सारी रात जाकर गुजारती। अपने सारे वो रवैये जो इसके साथ रवा रखती थी और जिनकी वजह से आज वो शख्स उससे इस कदर मुतनफ़र, इस कदर दूर हो गया था। जरिश और शहान लोग तो अपने कज़न्स के साथ बहुत इंजॉय करे थे, मगर शानील कुछ चुप चुप सा रहता था। उस वक्त भी सारे बच्चे लॉन में क्रिकेट खेले थे। जब वो चुप उदास सा बैठा दूर दूर से उनको देख रहा था। क्या बात है, मेरा शहजादा इतना चुप चुप क्यों बैठा है? वो बाहर आई तो उसको बरामदे की पिलर से टेक लगाए उदास बैठे देखकर उसके पास बैठते दरियाफ्त किया था। शानील के काम तो वो काफ़ी अरसे पहले ही करने लगी थी, इसके बाप की धमकी के डर से। मगर जब से सारे इंकशाफात हुए थे तब से वो उसे बहुत प्यारा लगने लगा था। इतना अरसा फजूल में इतने छोटे से बच्चे से नफरत की, अब वो अपने पिछले रवैयों का इजाला कर रही थी। अब भी उससे शानील के गाल चुमते दरियाफ्त किया था। हमने अपने दर तब जाना है। शाह की इस बात पर सुनकर अपितोती जबान में पूछा था, क्यों, क्या यहाँ मज़ा नहीं आ रहा मेरे प्रिंस को? यहाँ तो इतने सारे कजन्स भी हैं, आप भी उनके साथ खेला करो, देखता बहुत मज़ा आएगा। उसने एक बार फिर उसके सुर्ख और सफ़ेद गाल चूम डाले। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है, ये कहते हुए वो रो पड़ा तो उसने उसे अपने साथ लगाते उसके आंसू साफ किए थे। ओके, आप रो नहीं, हम कल ही पापा के पास चले जाएंगे। रात को ही उसने अपनी और बच्चों की सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि सिर्फ शाहनील ही नहीं अपने बाप को मिस कर रहा था, उसे भी अपना वो रूठा रूठा सा हमसफ़र बहुत याद आता था। हवेली पहुंचते ही जो खबर उसकी मुंतजर थी उससे सज्जल आफरीदी के कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो खाली खाली निगाहों से रेशम का चेहरा देखे जा रही थी, ये सोचते हुए कि कोई औरत इस हद तक भी गिर सकती है जितना परिगुल गिर गई थी। उसे खामोश पाकर रेशम मजीद बोली, वैसे बीबी छोटे खाना को ऐसे नहीं करना चाहिए था। परिगुल की दादी ने बरसों इस हवेली के मकीनों की खिदमत किया है और ये सिला दिया खान ने उनकी खिदमत करके उनकी पोती की इज्जत पे हाथ डाल दिया। रेशम, खुदा के लिए चुप कर जाओ, चुप हो जाओ प्लीज़। उससे दोनों हाथों में अपना सर थामते हुए कहा, हम तो चुप कर जाएगा बीबी, हम गरीब लोग क्या बोल सकते हैं? हम तो खुद डर गया है बीबी, हमको तो अपना इज्जत भी सवेली में महफूज नहीं लग रहा। जो कुछ आज परी गुल के साथ हुआ कल हमारे साथ भी। शट अप रेशम, शट अप प्लीज, चली जाओ यहाँ से, तनहा छोड़ दो उसे। तकरीबन चीखते हुए रेशम को चुप कराया था। मुश्ताक आफरीदी का फैसला सुनकर सब अपनी जगह साकत हो गए थे। उन्होंने परिगुल से जियान के निकाह का फैसला किया था। मैं तो आपसे यही कहूँगा बाबा जान, एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ज़ियान ऐसा कुछ भी कर सकता है। रुमान लाला ने मुश्ताक आफरीदी को उनके इरादों से बाज रखने की एक बार फिर कोशिश की थी तो बाबा जान गुस्से से गोया फट पड़े। बस कर दो रुमान, चुप हो जाओ प्लीज़। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो कि वो तुम्हारा भाई है, मगर इस लड़की का भी तो सोचो। वो भी तो इस हवेली में पल बढ़कर जवान हुई है, उसका किरदार भी तुम हमसे ढका छुपा नहीं है। वो क्यों झूठ बोलने लगी? और फिर सब कुछ तुमने भी तो अपनी आंखों से देखा है। ज़ियान की इतनी रात गए उसके क्वार्टर में मौजूदगी इस लड़की का हुलिया, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरा बेटा बेगुनाह है? मुझे तो ये सोच सोच कर शर्मिंदी हो रही है कि मेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया। इतने सालों ने सज्जल सज्जल की रट लगाए रखी और अब जब सज्जल मिल गई तो इतनी जल्दी उगता गया। और ये उससे, और मुझे मुझे तो अब भी समझ में आया है कि सज्जल क्यों उससे शादी से इनकार करती थी। इसलिए शायद कि वो इसकी फितरत को हमसे ज़्यादा जानती थी। गुस्से में बोलते बोलते मुश्ताक आफरीदी सोफे पे ढह से गए। रुमाल लाला बेबसी से उनको देख कर रह गए। पता नहीं क्यों उनका दिल कहता था कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता और बाबा जान की बात को भी वो रद्द नहीं कर सकता।
नहीं कर सकते थे कि परी गुल भी उनकी आंखों के सामने इतने साल उस हवेली में रही थी। उसके किरदार की गवाही भी वो दे सकते थे। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, मगर जब उन्होंने रात को ज़ियान को बाबा जान के इरादों से आगाह किया तो उसे लगा जैसे उसे जलते अंगारों पर डाल दिया गया। उस खच्चिया औरत से निकाह करने से बेहतर है बाबा जान मुझे अपने हाथों से शूट कर दो। भाई फॉर गॉड सेक, आप तो मेरा यकीन कीजिए, इस खच्चिया औरत ने मुझे फंसाया है। बेबसी से लाला की तरफ देखते हुए वो बोला था, मुझे तो तुम पे पूरा यकीन है यार, मगर बाबा जान को कौन समझाए, वो तुम्हारा यकीन करने को तैयार नहीं। उन्होंने उन्होंने जो कुछ उस रात सर्वेंट क्वार्टर में देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें बेगुनाह मानेंगे। लाला ने बेबसी का इजहार किया। कितनी बार बता चुका हूँ कि इस जलील औरत ने खुद बुलाया था मुझे वहाँ, ये कहकर कि उसकी दादी की हालत बहुत ख़राब हो गई और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब मुझे क्या खबर थी कि उसकी दादी हवेली में नहीं है। वो तो जब उसने मेरे अंदर आने के बाद कपड़े फाड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं तो तब समझा था कि उसकी प्लानिंग। और वैसे भी भाई, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना, कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आखिर में उसने रुमाल लाला के हाथ थाम कर भीगे लहजे में कहा तो रुमान अफरीदी ने एकदम उसको पे साथ लगा लिया। मुझे तुम्हारी किताब पर कोई शक नहीं यार, मगर बाबा जान की बात भी तो रद्द नहीं की जा सकती कि परी गुल भी तो यही से हवेली में जवान हुई है। कैसे झूठ बोल सकती है वो? अगर वो वाकई झूठ बोल रही है तो भी उसने ऐसी सिचुएशन बना दी कि उस दिन के बाबा जान की जगह कोई भी होता वो तुम्हें ही बेगुनाह मानता, ऐसे में तुम्हें ही गुनाहगार मानता है। ऐसे में मुझे बताओ मैं कैसे बाबा जान के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करूं? मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ इस यकीन के साथ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुमाल लाला ने इंतहाई बेबसी से कहा। और उनकी बात सुनकर वो गुस्से से उनको खुद से परे धकेलते कमरे से निकल गया। पीछे वो आवाज़ें देते रह गए। लाला के कमरे से निकलने के बाद वो गाड़ी लेकर हवेली से ही निकल आया। पूरा हफ्ता वो हवेली नहीं गया था। इस दौरान लाला की कई कॉल्स आ चुकी थी, मगर वो हर बार बात किए बगैर कॉल काट देता। रुमान अफरीदी कितनी देर से उसे फ़ोन कर रहे थे, मगर हर बार उनकी कॉल काट रहा था। तंग आकर उससे फ़ोन साइड टेबल पर पटक दिया। किसका फ़ोन है और तुम बात क्यों नहीं कर रहे? उसके दोस्त हसन ने पूछा था, जिसके फार्म हाउस पे वो आजकल डेरे डाले हुआ था। कोई रॉन्ग कॉल है? तुम सुनाओ भाभी की तबीयत अब कैसी है? उससे बात बदल दी। अब तो काफ़ी बेहतर है, एक दो दिन में छुट्टी मिल जाएगी। हसन कुछ देर उसके पास बैठकर सोने चला गया तो उससे लेटे लेटे साइड टेबल पर पड़े मोबाइल की तरफ देखा। लाला की कॉल आना बंद हो चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया। उस वक्त मैसेज टून बजी। उससे मैसेज पढ़ा, प्लीज़ अटेंड माई कॉल, देयर इज़ अ ग्रेट न्यूज़